जय श्री राम। आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML का फुल कोर्स का वीडियो बताऊंगा। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट पे जाके यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी HTML फुल कोर्स का प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ये प्लेलिस्ट देखना है तो आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो और सीधा चैनल पे जाके चेक भी कर सकते हो। और इस वीडियो में क्या है एक्चुअली कि मैं सारा ये जो मेरा HTML का कोर्स है वो एक ही वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे क्या होगा कि आप एक ही वीडियो में सब कुछ पा जाओगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे कंटेंट भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको HTML जो क्लासेस है उसके रिलेटेड बहुत सारे PDFs एंड ऊपर जाओगे आपको बहुत सारे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप 1.5x पे देखो, 1 घंटे के अंदर आपका पूरा HTML का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो हैकर्स, यहीं से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जय श्री राम हैकर्स, आज हमारा है कंप्लीट HTML के कंप्लीट कोर्स का फर्स्ट वीडियो और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ HTML, हिस्ट्री ऑफ HTML और किस सॉफ्टवेयर में हम HTML के कोड राइट करेंगे और इसको रन कैसे करना है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और लास्ट में एक छोटा सा प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। सारे वीडियोस का जितने भी वीडियोस आएंगे नेक्स्ट, उसका स्ट्रक्चर यही रहने वाला है कि हम लास्ट में एक प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ HTML। तो सबसे पहले मैं आपको HTML का फुल फॉर्म बता देता हूँ। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये जो है, और इसका यूज़ HTML का बेसिकली यूज़ ये होता है कि हम वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। बट अगर हमको क्रिएट करना है, कोई भी हमको एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके लिए हम HTML का ही यूज़ करते हैं। और हिस्ट्री में इस HTML की हिस्ट्री देखा जाए तो ये फर्स्ट इसका जो वर्जन स्टार्ट हुआ था वो 1993 में स्टार्ट हुआ था, जो कि नॉर्मल है, बेसिक है। और HTML बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इजीली कोई भी यूज़ कर सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई साइंस रॉकेट ऐसा है नहीं, बहुत ईजी है, आप आराम से सीख जाओगे। बस एंड तक आपको वीडियो देखना है और कंप्लीट कोर्स करना है, क्योंकि हम उसमें प्रैक्टिकल भी देखेंगे और वीडियो के एंड में, यानी कि हमारा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे HTML का यूज करके, HTML और CSS का। तो यहाँ पे HTML के बारे में हमने देख लिया। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसे है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे जैसे एक HTML टैग होता है, फिर उसके अंदर हेड टैग होता है और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होता है, एंड देन बॉडी होता है जिसमें हम सारे अपने अलग अलग टैग्स, यानी कि हमको जो भी करना होगा, जो भी हमारा एक्स्ट्रा चीज़ होगा वो हमारे बॉडी टैग में होता है। और जो हेड टैग होता है वो नॉर्मली होता है। ये तो नॉर्मल एक बेसिक है, बट लास्ट में एक और मैं आपको इसको प्रोफेशनली करना बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी हम नॉर्मल सीखते जा रहे हैं कि क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो ये जो कोडिंग होगा वो आप नोटपैड में भी कर सकते हो और जो विजुअल स्टूडियो होता है उसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली अभी हम उतने प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम इसको नोटपैड में करेंगे। तो मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया। अब यहाँ पे कोड कैसे टाइप करना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर ही जो भी होगा हमारा ये HTML टैग है, इसके अंदर ही मैं इसको एक बार ओपन करके क्लोज़ कर देता हूँ। अब जो भी काम होगा इसके अंदर ही हम करेंगे, यानी कि ओपन टैग एंड क्लोज टैग के अंदर ही। अब इसके अंदर हम हेड टैग बना लेते हैं और हेड टैग को भी क्लोज कर लेते हैं। अब हेड टैग के अंदर हमको जो भी टाइटल वगैरह डालना रहेगा हम अपना टाइटल वगैरह डालेंगे। अब टाइटल में तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप इतने अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अब मैं हेड टैग के अंदर एक बॉडी टैग ओपन कर लेता हूँ और बॉडी टैग को क्लोज कर लेता हूँ। अब हम जो भी कंटेंट यहाँ पे टाइप करेंगे, जो भी कंटेंट हम बॉडी के अंदर टाइप करेंगे वो हमारे वेब पेज पे रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। H1 के अंदर, H1 का मतलब हमारा हेड टैग है, कुछ भी हमको वहाँ पे कंटेंट में दिखेगा। अब जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसको ओपन क्लोज और उसके अंदर लिख दिया। अब पैराग्राफ के अंदर भी मैं ओपन एंड क्लोज करके उसके अंदर लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करते टाइम आपको याद रखना है जो भी नाम देंगे .html आपको ज़रूर देना है। अब जैसे .html देंगे वो फाइल सेव हो जाएगी। अब आप उस फाइल को ओपन करोगे तो देखोगे आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सो हैकर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था। आगे और भी वीडियोस आने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
जय श्री राम। आकाश, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैकग्राउंड का इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं या बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो अपने HTML कोड का। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो का एंड तक देखना है। और दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक्स कोड होते हैं और यानी कि वो डिफ़ॉल्ट कोड्स भी होते हैं जो कि आपको हर एक प्रैक्टिकल में, यानी कि हर एक जब भी आप HTML का कोड लिखोगे आपको वो लिखना ही पड़ेगा। तो एक बार से आप ये वाली वीडियो जाके देख लेना। और आज से हम जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे वो हम विजुअल स्टूडियो में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोल्डर मैं पहले डिलीट कर देता हूँ एक बार और इसको हटा देता हूँ। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब आपको पता है HTML का कोड करने के लिए हमको टेक्स्ट फाइल चाहिए रहता है, इसलिए हम इसको नोटपैड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ bgcolor.html। अभी आपको पता ही है जितने भी HTML के कोड होते हैं वो आपको .html करके सेव करना पड़ता है। अब यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोड होते हैं, वो आप बाय डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिछली वीडियो आप जाके देख लो, वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टाइटल है इसको मैं पहले चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल में बैकग्राउंड। अब आपको भी पता है ये टाइटल कहीं पे शो नहीं करता, कुछ हटता नहीं। अब सबसे पहले मैं इसका शो प्रीव्यू कर लेता हूँ एक बार। इसको मैं शो प्रीव्यू करने पे यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक सब दिखेगा। अगर देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं बॉडी में कुछ भी लिखूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो इसको मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको कट करता हूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ का भी हटते जा रहा है। इसको बोला जाता है लाइव प्रीव्यू। अब लाइव प्रीव्यू अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एक्सटेंशन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइव। आप जैसे लाइव सर्च करोगे यहाँ पे आपको लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा नेट ऑन नहीं है इसलिए यहाँ पे लाइव नहीं आ रहा है। तो आप जैसे सर्च करोगे लाइव प्रीव्यू आ जाएगा, आपको उसको इंस्टॉल करके अनेबल कर देना है। तो यहाँ से आपका लाइव प्रीव्यू भी ऑन हो जाएगा, यानी कि आप जो भी कोडिंग करोगे वो आपको लाइव दिखता रहेगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमको क्लियरली वहाँ पे विजिबल होगा। तो यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है, आप अपने में करके ट्राई कर लेना, वो हो जाएगा। और सबसे पहले विजुअल स्टूडियो फटाफट से इंस्टॉल कर लो सब लोग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस आपको करके दिखा देता हूँ और ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड है जो कि आपको हर एक प्रैक्टिकल में ही लिखना पड़ेगा। अब अगर आपको बैकग्राउंड कलर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं आपको बता दूँ, जो भी चेंजेस करने हैं वो आपको बैकग्राउंड का ये जो टैग होता है उसमें ही चेंजेस करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड का टैग, और उसके अंदर मैंने आपको एक एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था जो कि टैग के अंदर ही टैग होता है, यानी कि वैल्यूज़ होती है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे ये वैल्यू होता है, यहाँ पे टैग होता है BG कलर। आप जैसे BG लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा BG कलर इज इक्वल टू, और डबल कोटेड फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखना है कौन सा कलर आपको डालना है। यहाँ पे मैं जैसे आपको एक बार दिखा देता हूँ R, और यहाँ पे आप देख सकते हो तुरंत ही ब्लैक हो गया। अब जैसे मैं इसको रेड करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। और ये बहुत इजी है, आप कोई भी कलर का नाम दे सकते हो, वो बैकग्राउंड कलर वैसे ही चेंज हो जाएगा। अब हैकर्स यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत लोग को चाहिए रहता है कि बैकग्राउंड में हम कोई इमेज ऐड करते हैं, कोई भी इमेज ऐड कर पाए इजीली। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज ऐड करना है तो उसके लिए आपको CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जैसे स्टाइल इज इक्वल टू, और उसके अंदर डबल कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको कोलन डाल के यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा URL। आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो URL का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे यहाँ पे URL टाइप करोगे और ब्रैकेट के अंदर आपको करना क्या है कि आपको एक इमेज ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको ये फाइल ओपन कर लेना और आप जिस फाइल में इसको सेव किए हो उसी में आपको एक इमेज ऐड करना है। तो मैं यहाँ से एक फटाफट एक ये वाला इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इसी का जो थंबनेल होता है मैं वही ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम क्या है 2.png। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, बस जो URL और ब्रैकेट के अंदर है वहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर इसका ये जो PNG है, जो भी इमेज है उसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ 2.png। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ईजिली आ गया है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा बहुत दिख रहा है, तो यहाँ पे एक हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टी होती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो इजीली, बट वो फुल्ली CSS के अंदर आता है, तो यहाँ पे सिखाने का कोई मतलब नहीं है।
आप इजीली आगे जो भी CSS वाले पार्ट्स आएंगे आप उसमें इजीली सीखते जाओगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आप यही सीखो कि बैकग्राउंड में आप इमेज कैसे लगा सकते हो और बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हो। सो हैकर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम हैकर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हेडिंग टैग के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बैकग्राउंड कलर के बारे में बताया था। तो यहाँ पे मैं एक नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ heading.html। तो यहाँ पे heading.html यहाँ पे मैं क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना डिफ़ॉल्ट कोड लिख लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट कोड आ चुका है। और सबसे पहले मैं ये जो हमको फाइल शो कर रहा है इसको हटा देता हूँ और यहाँ टाइटल में मैं अपना हेडिंग टैग दे देता हूँ। अभी इसको मैं एक बार शो प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं शो प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था ये शो जो भी हो रहा है, ये शो प्रीव्यू है वो लाइव प्रीव्यू ऑटोमेटिक चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा हेडिंग टैग का यूज़ होता है कि बड़े टैग्स छोटे टैग्स को अच्छे से हम कैसे लिख पाए, मतलब ओवरऑल हम टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 हेडिंग टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4 ऐसे करके H6 होते हैं। अब जैसे कि मैं टैग लिख रहा हूँ H1, अब यहाँ पे जैसे कि मैं एक बार ऑल सॉल्यूशन लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो H1 के अंदर ये कितना बड़ा आ रहा है। मीन्स ओवरऑल कि H1 जो है ये सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है और अगर आपको इससे बड़ा भी यूज़ करना है तो आपको CSS का यूज़ करना पड़ेगा या हाइट एंड विड्थ का यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको H2 का भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो जैसे मैं H2 लिख के और ये सेम कॉपी पेस्ट इसमें कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे इससे थोड़ा सा छोटा ये हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली ये छोटा होते जाएगा। अब जैसे कि मैं H3 भी अगर यूज़ करता हूँ तो ये H2 से सेम साइज़ का छोटा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल H3 मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे मैं ये टैग का ओपन और क्लोज कर लेता हूँ और इसके अंदर ऑल सॉल्यूशंस लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कैसे ऑटोमेटिक H2 से नीचे हो गया, यानी छोटा हो गया। अब H4 भी हम सेम करेंगे तो H3 से थोड़ा छोटा हो जाएगा। H5 भी अगर हम करते हैं तो वो H3 से छोटा हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके सबसे छोटा H6 जो होता है हमारा वो सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा जो होता है वो H1 होता है। मीन्स अगर हमको बड़ा टेक्स्ट यूज़ करना है तो हम H1 टैग का यूज़ कर सकते हैं और अगर छोटा टेक्स्ट यूज़ करना है तो हम H6 का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बहुत सारे फीचर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि H7 काम करेगा क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H7 का टैग मैंने यूज़ किया बट यहाँ पे ये हो नहीं रहा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आ रहा है। तो इसका कोई मतलब है नहीं, देख सकते हैं मैं इसको हटा के भी नॉर्मल लिख रहा हूँ तो वही आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली हमारे जो हेडिंग टैग है वो H1 से लेके H6 तक है। सो हैकर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम हैकर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ टैग के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए मैं अपना विजुअल स्टूडियो फटाफट से ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बैकग्राउंड और हेडिंग टैग के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम para.html दे देता हूँ और इंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफ़ॉल्ट जो भी कोड होता है मैं उसको लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फटाफट से शो प्रीव्यू कर देता हूँ पहले तो। और सबसे पहले ये सब क्लीन कर देता हूँ आपको ताकि यही सब दिखे। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ फटाफट से और यहाँ पे इसको मैं शो प्रीव्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक नया चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टाइटल वाला आ रहा है, यानी कि हम जो भी टाइटल में लिखते हैं वो एक्चुअली कहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल में ये यहाँ पे शो कर रहा है, डॉक्यूमेंट एकदम ऊपर शो कर रहा है। जैसे कि मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। एक बार मैं इसको हटा के यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कट कर रहा हूँ ये भी कट हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको एक बार पैराग्राफ लिख देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, यहाँ भी पैराग्राफ आ रहा है। ओवरऑल मैं इसको इजीली यहाँ पे हम जो भी टाइटल में लिखेंगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हम पैरा टैग का यूज़ क्यों करेंगे, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका यूज़ करने के लिए हमको पी टैग ओपन एंड क्लोज कर लेना है, इसका ही मतलब होता है पैराग्राफ टैग। अब जैसे कि मैं इसके अंदर लिखता हूँ कोई भी चीज़ और इसके बाहर लिखता हूँ सेम ही आएगा। बहुत लोग बोलेंगे इसके अंदर ही क्यों लिखे, हम बाहर भी तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ और सेम टू सेम इसके अंदर लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, सेम साइज, सेम टेक्स्ट, सेम बोल्ड,
वैसा ही है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि हम इसके अंदर ही ऐसा क्यों करें, तो मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं ये सब पहले फटाफट से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में टाइपिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको टाइप कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। और बेसिकली इसका मतलब भी बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं, नॉर्मल पी टैग ओपन करो एंड क्लोज करो, पैराग्राफ टैग बन गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अब जैसे कि कोडिंग में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर एक ही लाइन में सारे चीज़ लिख दी है, बट यहाँ पे आप देखोगे ये ऑटोमेटिक नीचे आ गया है यहाँ से। मीन्स ये ओवरऑल पूरा लाइन यूज़ करेगा। जैसे कि मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो रहा है, और जैसे छोटा करता हूँ ये ऑटोमेटिक छोटा होते जा रहा है, ऑटोमेटिक ये शिफ्टिंग हो रहा है। तो यही है एक्चुअली पैराग्राफ का यूज़, मतलब कि पैराग्राफ में टैग में यूज़ करने का बेसिकली यही एक तरीका है, मतलब यही एक प्रॉफिट है सबको। और बस आप समझ सकते हैं प्रॉफिट मतलब बेनिफिट्स यही है। अभी यहाँ पे एक और नया टैग के बारे में बताता हूँ, BR टैग। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ, जैसे कि शिवम ऑल सॉल्यूशन, अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये जो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल है वो यहाँ से दूसरी लाइन में आ जाए। तो मैं ये क्या करूँगा, ये BR टैग यहाँ पे यूज़ कर दूँगा। अब जैसे मैं BR टैग यूज़ करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज़ सब्सक्राइब जो है वो नीचे आ गया है। ओवरऑल इसका यूज़ होता है कि हम लाइन को कैसे ब्रेक कर सकें, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। अब मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मेन इसका फ़ायदा ये है कि इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, आप कहीं भी जाके BR टैग यूज़ कर लो ईजिली। सो हैकर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम हैकर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, आप टेक्स्ट कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं अपना पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ फटाफट से यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बहुत सारे तरीके से होते हैं, जैसे CSS का यूज़ करके हम बहुत सारे तरीके कर सकते हैं, बट यहाँ पे नॉर्मल तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हो पिछले ये वीडियोस मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ text.html। अब एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो भी डिफॉल्ट कोड होता है उसको मैं फटाफट से यहाँ पे लिख लेता हूँ। और यहाँ पे आपको पता है ये कंपलसरी होता है डिफॉल्ट कोड लिखना। अब मैं इसको फटाफट से शो प्रीव्यू कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको टाइटल को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को हटा के मैं इसको फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो गया टाइटल कंप्लीट। अब हम जो भी करेंगे वो बॉडी के अंदर करेंगे। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पैराग्राफ लिख सकते हो, कैसे बीजी कलर ये सब। तो सबसे पहले मैं एक लिख लेता हूँ एक लाइन यहाँ पे कैसे आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके दिखाना है। तो यहाँ पे ऑल सॉल्यूशंस प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे ये मैंने लिख लिया। मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने कितने टाइप्स के आप कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ये देख सकते हो आपको ये नॉर्मल तरीके पे दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑल लिख के आ रहा है यहाँ पे ऊपर, तो मैं चाहता हूँ ये बोल्ड में आपको शो हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको पहले तो हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं हटा इसलिए रहा हूँ ताकि मैं सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर सकूँ टैग के अंदर। तो आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो इसको कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको हटा के यहाँ पे अपना, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड है तो यहाँ पे मैं बोल्ड टैग का यूज करूंगा। तो उसके लिए टैब ओपन एंड क्लोज कर लेना है और बोल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और इसके अंदर मैं ऑल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ बोल्ड हो गया है इजीली। तो ये होता है बोल्ड टैग का यूज़। ना मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्या किस काम के आते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो सॉल्यूशन है वो आपको, तो मैं यहाँ पे आपको पहले करके दिखाता हूँ। तो ये देखो ये एस है ना, एस का मतलब होता है स्मॉल। यहाँ पे जैसे मैं इसको कट करके इसमें पेस्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कैसे काम होता है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ शिवम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे डिलीटेड आ रहा है। अब ये डिलीटेड के लिए अगर मैंने जैसे एस की यूज़ किया है, मैं यहाँ पे डेल का भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी DEL। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्मॉल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शिवम लिखा हुआ है वो बाकी टेक्स्ट से छोटा आ रहा है थोड़ा सा, यानी कि स्मॉल के लिए हो गया, बोल्ड हो गया। और डेल, डेल मैंने आपको बताया अगर आप यूज़ करते हो तो उसके ऊपर एक लाइन आता है। अब यहाँ पे मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में सिखाता हूँ। तो सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो हल्का सा नीचे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो
ये सुपरस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्लीज़ लिखा है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि H2 आपने देखा ही होगा जो कि हल्का सा ऊपर नीचे होता है, तो H और सुपरस्क्रिप्ट के अंदर 2 एंड यहाँ पे O। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, H और 2 हल्का सा ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे इसका यूज़ होता है सुपर, यानी कि अगर आपको ऊपर लिखना है हल्का सा तो आप सुपर का यूज़ करोगे, और अगर आपको हल्का सा नीचे लिखना है तो आप सब का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबस्क्रिप्ट का भी यूज़ करके दिखा देता हूँ, सब टैग का यूज़ करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओपन टैग कर लेता हूँ और क्लोज भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं चैनल लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हल्का सा नीचे लिख के आ रहा है। मैं आपको ये सेम उसी तरह यहाँ भी करके दिखाता हूँ, H सबस्क्रिप्ट के अंदर 2 एंड बाहर इसके O। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H2O कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट और ये हमारा हो गया सबस्क्रिप्ट। तो और यहाँ पे ये हो गया बोल्ड और ये हो गया स्मॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि कौन कौन से होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और आप वो इजीली कर पाओगे अपने फ़ोन में। आप और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप ये जो HTML का कोड होता है आप अपने फ़ोन के अंदर कैसे कर सकते हो। ईज़िली मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हो, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको PC में भी कर सकते हो और अपने फ़ोन में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है आपको। अब यहाँ पे अब देखो, मैं यहाँ पे एक और फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ। आई का मतलब होता है इटैलिक। तो इसके अंदर मैं कुछ अभी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जो अभी मैंने कट किया था, जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे आप देख पाओगे ये थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल कैसे दिख रहा है, ये होता है इटैलिक। और आपको पता है ये CSS का यूज़ करके आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को एकदम हाई लेवल पे लेके जा सकते हो। तो उसके लिए हम CSS पार्ट में सीखेंगे। सो एकस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम एकस, आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML कमेंट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सब पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिछली वीडियोस में कुछ ये सारे टॉपिक्स आपको बताए थे, जिसका कि आप लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसके प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसका नाम मैं दे देता हूँ comment.html। अब इसका नाम मैं comment.html दे के एंटर करके यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार अपना डिफ़ॉल्ट कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कोड लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन मार्क्स दे के मैं यहाँ पे फटाफट से एंटर कर देता हूँ। इसको शो प्रीव्यू भी मैं कर लेता हूँ, और इसका जो टाइटल होता है वो मैं फटाफट से चेंज करके कमेंट लिख देता हूँ। नाउ अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सबसे पहले कमेंट का यूज़ क्यों होता है। अब देखो, कमेंट का यूज़ इसलिए होता है कि अगर मान लो कि हमने कोई भी यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कोडिंग में आप देख सकते हो मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये यहाँ भी शो होता है, चाहे मैं नॉर्मली या कैसे भी करके लिख दूँ, मुझे ये इसके पार्ट में भी आउटपुट वाले पार्ट में भी दिखेगा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे यानी कि कोडिंग में कुछ भी लिखूँ और वो आउटपुट में दिखे ही ना, यानी कि जो भी रहेगा वो कोडिंग वाले पार्ट में ही दिखेगा। ताकि ये ऐसा यूज़ आता है कि चलो मान लो मैंने मान लो कोडिंग किया अपना, और मेरा कोडिंग कभी कभी आपके पास चला गया, ठीक है। तो अब आपको पता है जैसे यहाँ पे कोडिंग लिखा गया है पैराग्राफ टाइप का, तो मैं चाहता हूँ इसके आगे मैं कुछ लिख दूँ जिससे आपको समझ में आए। अब समझ में आने का मतलब, अगर मैं इसके आगे कुछ भी ऐसे ही नॉर्मली लिख देता हूँ तो वो आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगा, और वो आउटपुट में भी दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ पैराग्राफ, अगर मैं लिख देता हूँ तो ये हमको वहाँ भी शो होता है। ओवरऑल मैं अपने इस कोड को कैसे इलेबोरेट कर सकता हूँ ताकि अब कोई मेरा ये पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ग्रेटर देन एंड लेस देन का मार्क्स लेके एक्सप्लेनेशन मैक्स फर्स्ट में, और ये 2 बार आपको डैश डैश डाल देना। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो तो वो आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे दिस इज़ पैराग्राफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आउटपुट में हमको शो ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये इसका यूज़ करता हूँ कमेंट का, तो मैं अपने टैग को इलेबोरेट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इसका यूज़ क्यों किया गया है। और अगर किसी नॉर्मल यूज़र के पास जाता है या कोई दूसरा डेवलपर आता है उसको मेरा कोड मिल जाता है, तो वो ईज़िली समझ सकता है कि इसका यूज़ क्यों किया गया है। तो ओवरऑल कमेंट का यूज़ यही होता है। और अगर हम मल्टी टाइम्स यानी कि मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिखना चाहेंगे तो कुछ नहीं, ईजी है, नॉर्मल बस उसके अंदर ही हमको जितना लिखना है लिखते जाना है।
ओवरऑल कमेंट का यूज़ यही होता है कि आप इजीली कैसे एलेबरेट कर सकते हो अपने कोड को। सो हैकर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम हैकर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने HTML पेज में लिंक कैसे ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए मैं पहले अपना विजुअल स्टूडियो यहाँ पे फटाफट से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आप लिंक कैसे ऐड कर सकते हो। तो सबसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे पिछले इस वीडियो हैं, आपको इसको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसका प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ link.html और यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फटाफट से इसका जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो लिख लेता हूँ और इसको कट करके मैं इसका शो प्रीव्यू कर लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका टाइटल चेंज कर लेता हूँ। टाइटल में मैं डाल देता हूँ कि लिंक। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हम लिंक किस लिए ऐड करने वाले हैं। हम लिंक इसलिए ऐड करेंगे ताकि हम अपने नॉर्मल पेज से दूसरे पेज पे मूव ऑन कर पाए। यानी कि अगर हम एक पेज बना रहे हैं तो दूसरे पेज पे जाने के लिए दूसरा पेज भी हम बनाएंगे। तो उसके लिए लिंक ऐड करने के लिए टैग होता है ग्रेटर देन और यहाँ पे ए और यहाँ पे HREF लिखना पड़ता है। इसके अंदर आपको अपने लिंक का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब किसी का भी लिंक डाल सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको HTML वाला सिखाऊंगा। अब इसको क्लोज कर लेना, ये टैग को भी क्लोज कर लेना इजीली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में अभी कुछ नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें HRF में मैं आपको इसमें से ही ये जो टेक्स्ट फाइल है, ये जो HTML फाइल है वही आपको मैं डाल के दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे heading.html है, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। अब ये इसी फाइल के अंदर है जिसके अंदर कोडिंग कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं HRF के अंदर heading.html लिख दिया हूँ। अब इसके अंदर मैं हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये लिंक बन के आ गया है। अब जैसे ही इस लिंक पे कोई क्लिक करेगा वो तो heading.html पे मूव ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे भी अगर आपको यूज़ करना हो तो आप बहुत सारी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे, आपको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे a.html, इसके अंदर मैं para.html वाला पेज अपना डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। अब मैं इसके अंदर मैं चाहता हूँ ये जो बगल बगल में आ रहा है ये ऊपर नीचे आए, तो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हम BR टैग का यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ भी मैं अपना इजीली BR टैग का यूज़ कर लूँगा ताकि वो लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो BR जैसे यूज़ किया वो लाइन नीचे आ गई। तो इजीली आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कितने सारे यानी कि बहुत सारे जो लिंक होते हैं वो ऐड कर सकता हूँ। अब इस वाले लिंक में मैं text.html डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप यहाँ पे जो मैं HTML फाइल डाल रहा हूँ वो आप कोई भी लिंक डाल सकते हो, कोई भी, मतलब कोई भी, आपको किसी वेबसाइट का लिंक मिला आप वो ला के डाल दो, कोई कोई इशू नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको रन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा वो आप मुझे heading.html पे लेके जाएगा ईजिली, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेडिंग वाले पेज पे लेके जाएगा मुझे। यहाँ पे ये देख सको, ये जो heading.html ये सारे पेजेस पे मुझे ये फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस लिंक को मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कोई भी लिंक डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं आपको HTML पेज वाला दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं हेडिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे हेडिंग्स मैंने आपको बताए थे उस वीडियो में। और जैसे मैं पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो पैराग्राफ टैग का यूज़ करना भी बताया था। और यहाँ पे मैं वापस से एक बार बैक जाता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछली वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे पेज पे कैसे डाइवर्ट कर सकते हो, जैसे एक वेबसाइट होता है वो अलग अलग अपने पेज पे भेजता है, तो वो कैसे भेजता है, तो इसी का यूज़ करके आपको भेजता है। सो हैकर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय श्री राम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने HTML पेज में इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे मैं एक फटाफट से टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूं और इस टेक्स्ट फाइल का मैं नाम दे देता हूं img.html और यहाँ पे मैं फटाफट से इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे जो भी मेरा डिफॉल्ट कोड होता है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है वो मैं फटाफट से इसको लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये सब हटा के शो प्रीव्यू कर देता हूँ और यहाँ पे फटाफट से मैं सबसे पहले इसका टाइटल जो होता है वो चेंज करता हूँ और यहाँ पे आज मैं आपको दो तरीके की इमेज ऐड करना बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। और अब तो आपको पता है जितनी भी कोडिंग रहती है वो हमारे बॉडी टैग में ही होने वाली है। तो हैकर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो इमेज बताऊंगा। एक वो इमेज जो कि हम जिस पर्टिकुलर फाइल में हम कोडिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा HTML वाला फाइल है, अगर उसी फोल्डर के अंदर हमारा IMG है तो उसको इमेज है तो उसको कैसे ऐड करेंगे। और या तो फिर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो ऑन HTML करके है, उसी में मैं सारे कोडिंग दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको इसके अंदर कोई इमेज होगा तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि इस फोल्डर से, ये जो फोल्डर है इसके बाहर अगर कोई इमेज हो, यानी जैसे ये वाला है, इसके बाहर अगर कोई इमेज हो, ये फोल्डर के बाहर वाला कोई इमेज है तो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना है। सो हैकर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो इमेज है जो कि एक मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ सेम वीडियो ऑन HTML कोर्स के ऊपर, इसी सेम फोल्डर में मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3.png वाला जो है उसका मैं नाम याद कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए मैं आपको टैग बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टैग ग्रेटर देन एंड लेस देन ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको टाइप करना है IMG। आप जैसे IMG टाइप करोगे आपको यहाँ पे, आप ये फटाफट से IMG टाइप करके वीडियो मत स्किप कर देना। यहाँ पे पहले वीडियो देखो IMG एंड देन यहाँ पे सोर्स यानी कि SRC इज इक्वल टू डबल कोटेड कॉमा के अंदर यहाँ पे आपको उस इमेज का नाम डालना है जो इमेज यहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे 3.png, जैसे मैं 3.png लिखूंगा इमेज मुझे आउटपुट में शो होने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसके अंदर, ये सेम फोल्डर के अंदर, इसीलिए मैं सीधा यहाँ पे नेम दे रहा हूँ। यानी कि अगर आपको सेम फोल्डर के अंदर मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा नाम देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोटो यहाँ पे हमको शो हो रहा है, बट यहाँ पे ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि जितना छोटा है उसी के अंदर मुझे पूरा विजिबल हो। तो इसके लिए हम हाइट एंड विड्थ का यूज़ करेंगे जो कि IMG टैग के अंदर ही मिलता है। यानी कि इसके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हाइट एंड विड्थ होते हैं और SRC। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये ALT का यूज़ क्यों होता है। तो देखो इसको बोलते हैं अल्टरनेट नेम, अल्टरनेट टेक्स्ट। अब अल्टरनेट टेक्स्ट का काम ये होता है कि अगर मान लो आपकी कोई वेबसाइट है और आपने किसी यूज़र ने उस पर विज़िट किया और उसका नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो आपको पता है वेबसाइट जब चलता है, जब लॉन्च होता है और अगर नेट स्लो चलता है तो उसकी जो लोडिंग टाइम है उसको थोड़ा सा स्लो हो जाता है। यानी कि जो टेक्स्ट वगैरह रहेंगे वो थोड़ा सा जल्दी लोड हो जाएंगे, जो इमेज वगैरह रहेंगे वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक टाइप का आएगा, ऐसा। तो ये जो अल्टरनेट टेक्स्ट का काम होता है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मैंने 3.png है ये एक पेन कार्ड है, इसलिए मैं अल्टरनेट में नाम भी उसका पेन कार्ड दे रहा हूँ। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ही यही होता है कि आप इमेज का एक नाम दे रहे हो। तो यहाँ पे मैं इमेज का एक नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये पूरा मुझे शो हो अच्छे से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हाइट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ 250, इसकी हाइट डाल देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे लिए थोड़ा सा इनफ ही है। अब यहाँ पे मैं विड्थ प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लेता हूँ। तो विड्थ, और इसके अंदर मैं विड्थ दे देता हूँ 300। तो यहाँ पे जैसे मैं 300 देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओवरऑल मुझे अच्छा ही लग रहा है देखने में कि एकदम सेट बैठा है। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे नहीं अच्छा लग रहा है और इसको मैं फटाफट से क्लोज कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं इसको ये साइड करता हूँ, मतलब कि अगर मैं इसको बड़ा छोटा ऐसा कुछ करता हूँ तो ये मुझे थोड़ा एक साइडेड ही लग रहा है, मतलब कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये अल्टरनेट टेक्स्ट वाला एक बार दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैंने पेन कार्ड डाला हुआ है। अब यहाँ पे जैसे पेज जो है हमारा वो अगर लोडिंग टाइम रहता है उसका, तो यहाँ पे इमेज हमको शो नहीं करता। तो मैं एक बार इसका जो इमेज का फाइल होता है, यानी कि जो ये 3.png आपको दिख रहा है, इसको मैं एक बार हटा के देखता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इसका ये नाम वगैरह है ये एक बार मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो इसका इमेज होता है, यानी कि इमेज तो रहेगा वहाँ पे हल्का सा हमको इमेज वाला ये जो देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो छोटा सा इमेज वाला है वो दिख रहा है और यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट जो होता है वो पेन कार्ड है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है।
तो ओवरऑल यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेट टेक्स्ट का यूज़ क्यों होता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप इमेज ऐड कर रहे हो तो अल्टरनेट टेक्स्ट का यूज़ कंपलसरी है, आप कंपलसरी यूज़ करो। अब यहाँ पे मैं जो आपको बात बोल रहा था, इसको जैसे मैं साइड कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो एक ही साइड मुझे दिख रहा है, मतलब कि इधर कर रहा हूँ तो भी ये बीच में। अब मैं चाहता हूँ कि ये मतलब जो इमेज है वो हमेशा बीच में रहे, कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हमेशा बीच में रहे, सेंटर में रहे। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं सीधा सेंटर टैग का यूज़ करने वाला हूँ। यानी कि आप देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटर लिखता हूँ, ये आप देख सकते हो ये सेंटर में ही मुझे दिखेगा। आप सेंटर ये एक टैग होता है, ओपन करो क्लोज करो, उसके अंदर आपको जो करना है करो, वो आपको सेंटर में दिखेगा। यानी कि ये है विदाउट CSS आप इसको सेंटर में कैसे कर सकते हो। तो अभी मैं आपको फुल्ली HTML दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सीधा सेंटर टैग का यूज़ करना बता दिया। नाउ आते हैं दूसरी बात पे। यहाँ पे अब बात आ जाती है कि अगर इस फोल्डर के आप जिसमें कोडिंग कर रहे हो उस फोल्डर के बाहर अगर आपका इमेज हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो इमेज SRC वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है उसका जो वहाँ पे आपने लोकेशन डाला था, पहले आपने क्या डाला था, जब सेम फोल्डर के अंदर हो तो आप सीधा उसका इमेज का नाम डाल दो, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो कर जाएगा। बट नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है ये कि अगर आपका बाहर है, यानी कि जिस फोल्डर में आप कोडिंग कर रहे हो उस फोल्डर के अगर बाहर है, तो यहाँ पे देखो आपको कोडिंग कैसे करना है। उसके लिए डबल डॉट, आप वो उस फोल्डर से बाहर आओगे। नाउ यहाँ पे आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर के अंदर अगर आपका इमेज कोई हो। तो यहाँ पे ये वाला तो जो पार्ट आता है वो थोड़ा एडवांस वाले में आता है, इसलिए मैं आपको ये न ले चलते हुए मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस दिखाता हूँ। और मैं आपको हर बार यही बोलूँगा कि, और बेसिकली भी जो भी कोडर्स होते हैं, जो भी डेवलपर होते हैं, वो अपने सारे इमेज सेम फोल्डर्स के अंदर डालते हैं और सेम अलग से फाइल बना के रखते हैं। यानी कि ओवरऑल जहाँ पे कोडिंग कर रहे होते हैं वहीं पे ये लोग अपना एक नया फोल्डर बना के रखेंगे इमेजेस करके, उसके अंदर इमेजेस रहेंगे, HTML उसके अंदर HTML रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया और यहाँ पे मैं फ़ोल्डर का नाम देता हूँ IMG। अब ये IMG फ़ोल्डर मेरे कोडिंग वाले जो मेन फोल्डर है उसके अंदर है। अब यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने RGB करके एक इमेज है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने कोडिंग वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल सा स्लैश। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज वाला मुझे ऑप्शन आ रहा है, इमेज पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, इमेज स्लैश, अब यहाँ पे आप देख सकते हो RGB.png वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज मुझे इजीली दिख गया। ओवरऑल अगर आपको यहाँ पे एक्सटर्नल वाला यानी कि फोल्डर के बाहर वाला कोई इमेज है और वो ऐड करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस सिंपल सा उस फोटो का लोकेशन डालना पड़ेगा, पूरा फोल्डर लोकेशन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इसका हाइट विड्थ मुझे थोड़ा सा मैच कर लेता हूँ, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे आपको पता चल गया जिस फोल्डर के अंदर हो, कोडिंग वाले फोल्डर के अंदर अगर आपका इमेज हो तो कैसे ऐड करते हैं, और अगर उस फोल्डर के बाहर हो तो उस इमेज को कैसे ऐड करते हैं। सो हैकर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम हैकर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फाइल में, अपने HTML पेज में आप ऑडियो फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो फटाफट से विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक नया जो है टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं audio.html दे देता हूँ। ना यहाँ पे मैं फटाफट से इसका डिफॉल्ट कोड लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं चल के फटाफट से इसका टाइटल भी चेंज कर लेता हूँ, टाइटल में ऑडियो दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कोडिंग करूँ बॉडी टैग के अंदर वो सब मुझे सेंटर में देखने के लिए मिले। तो ना उसके लिए बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप सेंटर टैग का यूज कर सकते हो। आप सेंटर टैग के अंदर जो भी लिखे गए वो सब वीडियो जो कि HTML पेज के एकदम सेंटर में आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ऑडियो भी उसी तरीके से ऐड करते हो जिस तरीके से मैंने इस वाली वीडियो में आपको इमेज ऐड करना बताया था। ओवरऑल बेसिकली आप एक वो ऑडियो होता है जो कि आप जहाँ कोडिंग कर रहे हो उसी फोल्डर के अंदर हो, और एक वो ऑडियो होता है जो कि बाहर हो, यानी कि सेम जो फोल्डर है जिसमें आप कोडिंग कर रहे हो उस फोल्डर के आउटसाइड में हो। उस ऑडियो को भी आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस अगर आपको फोल्डर के अंदर है तो सेम नेम दे के आपको साइड हो जाना है,
अगर आपको फोल्डर के बाहर है तो आपको पूरा फोल्डर का लोकेशन डालना पड़ेगा SRC के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये ऑडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑडियो टैग का यूज करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ग्रेटर देन, लेस देन जो भी है यहाँ पे आपको लिखना है ऑडियो क्लोज करना है, ऑडियो टैग ओपन करके क्लोज करना है। अब उसके अंदर सोर्स SRC के अंदर मैंने आपको पता है कि जो भी है लोकेशन वगैरह डालना रहता है, तो वहाँ पे आपको फटाफट से जो भी ऑडियो डालना है आपको ऑडियो फटाफट से डाल देना है। मैं यहाँ से सबसे पहले एक ऑडियो जो होता है वो मैं फटाफट से ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं IMG के अंदर ही मैंने वो ऑडियो डाला हुआ है और उसका नेम भी audio.mp3 है। यहाँ पे आपको देख लेना है कि उसका नेम क्या है। मैं सेम फोल्डर के अंदर इसको ले रहा हूँ फटाफट से ना। यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, सोर्स SRC, और यहाँ पे मैं audio.mp3 उसका नाम दे देता हूँ फटाफट से ना। यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो कि आप इजीली यूज कर सकते हो। तो जैसे सोर्स SRC के अंदर मैं कंट्रोल्स, अब जैसे मैं कंट्रोल्स यहाँ पे लिखता हूँ और एक्चुअली वो जो है ऑडियो के अंदर लिखना है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से ऑडियो के अंदर जैसे मैं कंट्रोल लिखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे पूरा ऑडियो यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे सारा म्यूट करने का, प्ले करने का, तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको प्ले करने के बाद अब इसके अंदर में बहुत सारे, आपको जितने चाहे उतने ऑडियो अटैच कर सकते हैं, इसीलिए कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप फटाफट से इसको ऐड कर लो। नाउ मैं नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेज पे, यानी कि अपने HTML पेज पे किसी YouTube वीडियो को कैसे चला सकते हो। आपने बहुत बार वेबसाइट्स पे देखा होगा जहाँ पे आप YouTube वीडियोस को देख रहे होते हो, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्वैकस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इजीली वहां पे यूज कर सकते हो। जय श्री राम हैकर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने HTML पेज में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं फटाफट से अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट फाइल का नाम मैं दे देता हूँ table.html। सो हैकर्स, यहाँ पे मैं फटाफट से ये टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट कोड होता है वो फटाफट से लिख के यहाँ पे मैं इसका टाइटल भी चेंज कर लेता हूँ ना। हैकर्स, हम आ जाते हैं बॉडी पार्ट में ना। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखो, आपने बहुत सारे टेबल्स देखे होंगे जैसे नेम, एज, रोल नंबर, ये सारे टेबल्स देखे होंगे। वो आप कोडिंग के जरिए कैसे कर सकते हो ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ 2-3 टैग्स है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, उसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट टैग होने वाला है वो होगा TR। तो सबसे पहले तो TR FR सब छोड़ दो, यहाँ पे फटाफट से एक टेबल टैग क्रिएट कर लो। यहाँ पे आपको टेबल टैग क्रिएट कर लेना है और टेबल टैग क्लोज कर लेना है। ये इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो टैग है वो डिफाइन करेगा कि ये चीज़ टेबल है, हमारा यहाँ का कंटेंट टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती है मेन बात। यहाँ पे एक मेन चीज़ होती है, मैं कुछ आपको टैग्स बता देता हूँ, उसके बारे में आप समझ लो। तो यहाँ पे पहला जो होता है वो होता है TR। TR का मतलब होता है टेबल रो, यानी कि हमारे इस टेबल के अंदर कितने रोज होने वाले हैं। तो आपका जितनी भी रो डिफाइन करने, जितने भी रोज आपको डालने हैं, आपको TR के जरिए डालना पड़ेगा। यानी कि आप TR का यूज़ करके बहुत सारे रोज डाल सकते हो। TR मतलब टेबल रो। नाउ यहाँ पे एक आता है TH का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडर, यानी कि आप टेबल का हेडर क्या डालना चाहते हो। टेबल का हेडर मतलब कि उसके टेबल के बाहर वाला नहीं, आप ऊपर वाला जो रहता है ना, नेम, एज, रोल नंबर, ये टेबल हेडर में क्या होता है, अगर हम कोई भी कंटेंट टेबल हेडर के अंदर लिखते हैं तो वहाँ पे वो जो टेबल हेडर के अंदर कंटेंट रहेगा वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ना। यहाँ पे एक और चीज़ होता है TD मतलब टेबल डेटा, यानी कि टेबल में आप क्या क्या डेटा रखना चाहते हो, क्या डेटा डालना चाहते हो उसके लिए। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, TH के अंदर मैंने लिखा नेम और यहाँ पे TD के अंदर मैं लिख देता हूँ शिवम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो TH के अंदर है, यानी कि जो नेम है वो थोड़ा सा बोल्ड में आ रहा है और जो TD के अंदर है वो थोड़ा सा लाइट में आ रहा है, क्योंकि वो है हमारा टेबल डेटा है। यानी कि अब TD के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो नॉर्मली फिटिंग होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको टेबल क्रिएट करके एक नॉर्मल सैम्पल टेबल क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि आप एकदम साइड बाय साइड मतलब कि टेबल का हेडर रखना चाहते हो। जैसे कि मैंने TH के अंदर नेम और एज डाल दिया ना, यहाँ पे हमारा एक रो कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ नेम
और एज के अंदर मैं अपना डेटा डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक नया टेबल रो क्रिएट करूँगा, यानी कि TR, यानी कि मैं एक नया TR ओपन करूँगा और क्लोज़ कर लूँगा। अब इसके अंदर मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं TD करके लिखूँगा, यानी कि टेबल डेटा। अब इसके अंदर जैसे कि मैं TD, अब यहाँ पे फर्स्ट मेरा है नेम, इसलिए मैं फर्स्ट जो हमारा TD होगा उसके अंदर हम पहले नेम डालेंगे, यानी कि जैसे शिवम। नाउ यहाँ पे हमारा जो सेकंड है, जो सेकंड हेडर है वो है एज, तो वहाँ उसके लिए भी मैं TD ही यूज़ करूँगा, यानी कि आपको मैंने बताया था ये जो TR होता है ये टेबल रो होता है। आप इसके अंदर कितने भी रोज डाल सकते हो, कितने भी टेबल डाल सकते हो, कितने भी डेटा डाल सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे जैसे कि एक और TH मैं यूज़ कर लेता हूँ टेबल हेडर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एड्रेस। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया टेबल हेडर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ अब मैं चाहता हूँ टेबल हेडर जो एड्रेस है उसके नीचे मेरा डेटा आ जाए, तो यहाँ पे TD का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिवम के नेम के नीचे सब कुछ आ गया अपने हिसाब से। नाउ लेकिन यहाँ पे ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि आप देख सकते हो ये नॉर्मली ना कोई लाइन ना कोई कोई चीज़, एकदम नॉर्मल देखने के लिए मिल रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सेंटर में डाल देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक साइडेड लग रहा है। इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर टैग का यूज़ करता हूँ फटाफट से, और सेंटर टैग के अंदर मैं सारा डेटा कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेबल हमारा जो है बीच में आ चुका है। नाउ इसको मैं चाहता हूँ कि इस पे जो है बॉर्डर लाइन यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल जाए, तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक CSS कोड का यूज़ करने वाला हूँ। तो जिसके लिए मैं चलता हूँ हेडर टैग में, हेड टैग में जाता हूँ, यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ फटाफट से, और इसके अंदर मैं छोटा सा एक CSS कोड लिख देता हूँ। तो ये जो पूरा CSS है वो हम CSS वाली वीडियोस में देखेंगे ना। यहाँ पे आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक छोटा सा आपको CSS का कमांड दिखा रहा हूँ, छोटा सा कोड दिखा रहा हूँ, आप उसको देख लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं टेबल, मैं चाहता हूँ मेरा जो टेबल है कॉमा टेबल का जो हेडर है यानी कि TH, नाउ जो टेबल का हेडर है TH कॉमा TR जो टेबल का रो है उसको करली ब्रैकेट के अंदर मैं चाहता हूँ इसका जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर्फ टेबल हेडर आ रहा है और यहाँ पे मेरा जो टेबल रो है, जो टेबल डेटा है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉमा और यहाँ पे TD मेरा डेटा जो था टेबल डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से मेरा कुछ टेबल बन चुका है ना। लेकिन अभी भी ये थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब कि एक एक बॉक्स में अलग अलग। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं टेबल हटाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आउटर वाला बॉर्डर है वो हट गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ और नॉर्मल मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये जो है ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। जो बॉक्स बॉक्स में लग रहा है मैं चाहता हूँ ये टेबल की तरह दिखे। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर कोलैप्स, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करना है। बॉर्डर कोलैप्स आप यूज़ करोगे और यहाँ पे आपको सिर्फ कोलैप्स लिख देना है। आप जैसे कोलैप्स लिखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो टेबल है एकदम अभी इस वक्त अच्छा लग रहा है, देखने के लिए सही लग रहा है। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे कमी आ रही है, ये थोड़ा सा बहुत छोटा लग रहा है, यानी कि जो मेरा टेबल है वो बहुत छोटा ही यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमको जाना है टेबल टैग में। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टेबल का जो विड्थ है ना इसको स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ कॉलम के अंदर मैं इसको 100% करता हूँ, लेकिन यहाँ पे 100% अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए मैं इसको चेंज करके 80% पे रख देता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टेबल एकदम परफेक्टली अच्छे से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बहुत सारे टेबल के स्टाइल है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने HTML टेबल का जो PDF है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अभी जैसे मैंने बॉर्डर में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चेंजेस कर दिए हैं कि इसको मैं डॉटेड रखूँ, 1 पिक्सल जो सॉलिड की जगह था उसके लिए मैं इसको डॉटेड रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है वो कैसे डॉटेड चेंज हुआ है। तो यहाँ पे फुल इजीली। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे HTML का कोड अपने फ़ोन में करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूँ जिसका नाम है NWriter। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो इजीली। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो टेबल PDF जो होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे TR। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो टेबल हेडर है वो साइड बाय साइड आना चाहिए, ना कि रो में, यानी कि ऊपर नहीं आना चाहिए, साइड में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, TH मतलब टेबल हेडर। नाउ अब मैं चाहता हूँ इसी के सामने मेरा डेटा आ जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा TD। अब TD के अंदर मैं डाल देता हूँ शिवम। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम के आगे मेरा डेटा देखने के लिए मिल रहा है। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट रो। अब मैं चाहता हूँ सेकेंड रो में भी मैं सेम चीज़ करूँगा, TH इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एज। नाउ इसके डेटा में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ TD।
अब TD यूज़ करने के बाद एज के अंदर मैं डाल देता हूँ 20। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये जो क्या बोलते हैं हेडर है वो एक साइडेड आ रहा है, वन साइडेड, यानी कि आप फुल्ली कैसे यूज़ कर सकते हो। और इसका फुल PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे भी अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाके फटाफट से डाउनलोड करके देख सकते हो। और इसके बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है जो कि आप, और बहुत सारे मैंने CSS के कोड वहाँ पे दिए हैं, आप बहुत सारे आप उसको ट्राई कर सकते हो ईजिली। सो आई गेस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो यहाँ से मैं अपना फटाफट से विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ list.html। अब मैं फटाफट से जो भी डिफ़ॉल्ट कोड रहता है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और जो भी टाइटल वगैरह है फटाफट से चेंज कर लेता हूँ। नाउ हैकर्स मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बॉडी टैग में, और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके की लिस्ट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक होता है UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा क्या क्या होता है। और नेक्स्ट सेकेंड यहाँ पे है ऑर्डर लिस्ट, यानी कि OL। यहाँ पे OL से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर लिस्ट को। यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे एक थर्ड होता है जिसको बोलते हैं DL, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ना यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये सब होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट मैंने ऑल सॉल्यूशन लिखा है और इसके अनदर टाइप्स लिखे हैं, जैसे प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आ रहे हैं इसके सब टाइप्स, ये एक बुलेट के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये देख सकते हो आप ये जो इसके टाइप्स है। तो यानी कि इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब इसको मैं देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल, सर्कल कुछ भी कर सकता हूँ। अब इसको ही बोला जाता है अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि इसमें कोई नंबर या अल्फ़ाबेट्स ये सब नहीं मिलता है आपको, तो उसी को बोला जाता है अनऑर्डर लिस्ट। ना सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड में जो इसके टाइप्स है वो 1 2 3 4 करके आ रहे हैं। अब मैं ये 1 2 3 4 को कैसे भी करके चेंज कर सकता हूँ, यानी कि इसको ABCD भी ये सब भी कर सकता हूँ। यानी कि जो नंबर अल्फ़ाबेट्स ऐसे आए उसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो इसको ही हम अपने HTML पेज में कैसे लिखेंगे इसका मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब, ये जो DL होता है इसके भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे जैसे ऑल सॉल्यूशन लिखा है और इसके आगे ऐसा कुछ क्या बोलते हैं इसको हाइफन, एंड उसके आगे उसको क्या है उसके बारे में बताया रहे, तो उसके लिए ही हम यहाँ पे DL का यूज़ करते हैं। नाउ मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे अब जैसे UL, अब UL के लिए अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कुछ यूज़ करना, यहाँ पे UL के अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे LI का यूज़ करूँगा। LI मतलब लिस्ट, यानी कि LI टैग होता है, ओपन एंड क्लोज कर लेना। अब LI के अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं SVM लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी आउटपुट में एक बुलेट टैग आ गया। अब इसको बुलेट बोला जाता है, सर्कल बोलो आप कुछ भी बोलो, तो यहाँ पे मैं बुलेट इसको बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे इसके नीचे भी मैं चाहता हूँ और भी बहुत सारे आए, तो इसके नीचे मैं वापस LI का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज़ सब शिवम। अब यहाँ पे मैं शिवम लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके नीचे मैं कितने भी डेटा डालते जाऊँगा वो बुलेट के अंदर ही आएगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे किसकी टाइप से वो देखने के लिए मिले, तो मैं इसको क्या करता हूँ अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शिवम। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो उसके अंदर ही आने वाला है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से यहाँ पे मैं शिवम लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये उसके शिवम के सब टाइप्स, ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नाउ सेम इसी तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट का भी यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करना बता देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हम LI का ही यूज़ करने वाले। इसके अंदर हम जैसे कुछ भी डेटा डालते हैं वो 1 2 3 करके आता है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1 2 3 की जगह ABCD कैसे आए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे H3 को मैं नीचे भी सेम पेस्ट कर देता हूँ। नाउ LI के अंदर मैं लिख देता हूँ शिवम। नाउ यहाँ पे मैं कुछ और डेटा डाल देता हूँ, तो LI और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ शिवम। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो शिवम और इसके अंदर ये ऑर्डर लिस्ट के बारे में आ रहा है। नाउ यहाँ पे मैं फाइनली आपको DL के बारे में भी बता देता हूँ। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो यहाँ पे उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा DT, यानी कि DD। सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा DT, और DT के अंदर जैसे मैंने लिख दिया ऑल सॉल्यूशन। अब मैं चाहता हूँ इसके बारे में अब मैं आगे क्या बोलते हैं इसके बारे में लिखो, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा DD। अब DD का मतलब देख सकते हो, जैसे मैं प्लीज़ सब्सक्राइब यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट ऑल सॉल्यूशन के नीचे कुछ इस तरीके से आ रहा है।
तो यहाँ पे मैं बेसिकली बता दूँ, इसका यूज़ यानी कि जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है इसका यूज़ हम बेसिकली करते ही नहीं है। जो भी हमारा मेन होता है वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट रहता है, तो हम पढ़ेंगे भी सिर्फ इसके बारे में ही। ना यहाँ पे मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ कि कैसे यूज़ करोगे। तो जैसे कि मैं आपको यूएल के पहले बता देता हूँ कि यूएल में यानी कि अनऑर्डर लिस्ट में कैसे बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे बता देता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी सर्कल है, अब मैं इसको रेक्टेंगल कर लेता हूँ। तो इन सब चीज़ों को हम इसमें कैसे चेंज करेंगे, तो वो चेंज करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेड कॉमा, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लीस्ट स्टाइल टाइप। अब यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे सर्कल, डेसिमल, डिस्क, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर बन के आ रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो स्क्वायर की जगह पे। नाउ अब हम आ जाते हैं ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो है 1 2 3 की जगह पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे ABCD यहाँ पे देखने के लिए मिले, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा टाइप। अब यहाँ पे मैं देख सकते हो ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पे A यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अब ABCD आ रहा है। नाउ एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, अब मैं चाहता हूँ ये जो यहाँ पे 1 2 स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये 99 एंड 100 स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे स्टार्ट टैग का यूज़ करूँगा, स्टार्ट एट्रीब्यूट, एंड उसके अंदर मैं 99 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 99 एंड 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हैकर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम हैकर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने HTML पेज में YouTube वीडियो कैसे प्ले कर सकते हो। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ना हैकर्स, यहाँ पे मैं फटाफट से अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक फटाफट से टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ youtube.html। यहाँ पे आप स्पेलिंग मत देखना, आपको पता ही है क्या है सब। यहाँ पे फटाफट से डिफ़ॉल्ट कोड लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसका शो प्रीव्यू वगैरह मैं सब कर लेता हूँ। फटाफट से इसका टाइटल भी मैं चेंज कर लेता हूँ, यूट्यूब डाल देता हूँ। नाउ मैं आ जाता हूँ प्रॉपर इसकी बॉडी टैग में। बॉडी टैग में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो प्ले करना है तो उसके लिए हम आई फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना यूट्यूब वीडियो ओपन कर लेता हूँ, क्रोम पे जाके ऐप डिलीट ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा गूगल पे सर्च करने पे फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे यही वीडियो मैं प्ले करने वाला हूँ कि ये वीडियो मैं कैसे प्ले कर सकता हूँ इसमें। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आई फ्रेम का यूज़ करने वाला हूँ। अब आई फ्रेम के लिए मैं आई फ्रेम टैग होता है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो SRC आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम बॉर्डर, अब ये 0 है। जैसे मैं इसको यहाँ पे 1 करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रेम एक अलग तरीके से फ्रेम आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक अलग तरीके से फ्रेम आ चुका है। अब इसको मैं 1 रखते हुए आगे चलता हूँ और इसकी मैं हाइट एंड विड्थ भी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इसको हाइट रख देता हूँ 300 एंड इसकी विड्थ मैं 200 रख देता हूँ। तो इसको मैं अच्छे से पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, इसका हाइट एंड विड्थ फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लिया। नाउ अब यहाँ पे बात आती है SRC में आप इसको कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले एक इसका डिफ़ॉल्ट ये लिंक होता है, यानी कि HTTPS और www.com और /embedded और / यहाँ पे आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आपको ये यहाँ पे YouTube वीडियो प्ले करना है अपने HTML में। तो इसको मैं यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में एम्बेडेड के बाद यहाँ पे एक स्लैश देखने के लिए मिल रहा है। अब ये स्लैश के आगे क्या होगा, आपका जो YouTube वीडियो होता है उसका एक लास्ट का कोड होता है, उसको आप यूज़ करने वाला हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो YouTube वीडियो ओपन करना है, यहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा। उसके लिंक पे जो ये वॉच TV इज इक्वल टू के बाद वाला जो भी कोड रहेगा उसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आप कॉपी करके आओगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे। आप जैसे पेस्ट कर दोगे यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे मेरा ये वीडियो आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना YouTube वीडियो HTML पेज में प्ले कर सकते हो। सो हैकर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम हैकर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप HTML पेज के थ्रू आप यूज़र से उसका इनपुट कैसे ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद।
सो हैकर्स, यहाँ पे मैं फटाफट से अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ inputs.html। ना यहाँ पे मैं फटाफट से जो भी डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो फटाफट से यहाँ पे लिख लेता हूँ और जो भी मैं टाइटल वगैरह रहता है मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसका मैं जो टाइटल है उसको इनपुट्स लिख देता हूँ। ना अब हम आ जाते हैं बॉडी टैग में। सो हैकर्स, मैं यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो मुझे यूज़र से कुछ इनपुट्स लेना है, तो वो मैं इनपुट यूज़र से कैसे ले पाऊँगा, तो यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे कोडिंग करेंगे वो बॉडी टैग के अंदर करेंगे ना। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल के जरिए आपको सब बताता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यूज़र का नेम ले पाऊँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। नॉर्मली मैंने नेम लिख दिया ना। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि यूज़र यहाँ पे इनपुट कहाँ पे डालेगा, यानी कि अपना नेम डालेगा कहाँ पे। तो मैं सबसे पहले आपको ये सब करके फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़र का लास्ट नेम भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम एंड कोलन। ना यहाँ पे भी ये साइड बाय साइड आ रहा है, तो मुझे चाहिए कि ये नीचे है, नेम के नीचे लास्ट नेम है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप BR टैग का यूज़ कर सकते हो लाइन ब्रेक करने के लिए इस वाली वीडियो में। ना यहाँ पे अब मैं फटाफट से इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे और कंफ्यूजिंग ना हो हमारे कोड के लिए। ना यहाँ पे मैं BR टैग कॉपी करके नीचे यहाँ लास्ट नेम के पास भी पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करके मैं नीचे आ जाता हूँ ताकि मैं नीचे के भी कोडिंग कर पाऊँ। ना मैं चाहता हूँ मैं यूज़र का एज भी यहाँ पे ले पाऊँ, तो एज भी मैं लिख देता हूँ। ना BR टैग करके मैं एंटर कर देता हूँ। ना अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यूज़र का फ़ोन नंबर भी मैं ले पाऊँ, तो अब यहाँ पे मैं वापस से BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ। ना अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि यूज़र अपना DOB भी डाल पाए, तो मैं DOB के लिए भी यहाँ पे एक टेक्स्ट बना लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एड्रेस भी डाल पाए, तो मैं एड्रेस भी डाल देता हूँ। हम ये सारे डिटेल्स यूज़र से लेंगे और किस तरीके से लेंगे ये आपको नेक्स्ट आगे वीडियोस में आप पता चल जाएगा, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखो ना। मैं चाहता हूँ यूज़र का मैं मेल भी ले पाऊँ, तो मैंने मेल के लिए भी एक टेक्स्ट यूज़ कर लिया ना। BR टैग करके सबसे पहले तो मैं H2 का यूज़ करके यहाँ पे इनपुट्स का प्रैक्टिकल लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे ना। यहाँ पे मैं जितने भी BR है उसको एक साइड में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा साइड बाय साइड लगे और थोड़ा देखने में अच्छा भी लगे ना। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे यूज़र, चलो ठीक है हमने तो बना दिया नेम, अब यूज़र डालेगा कहाँ पे, यानी कि अपना नेम कहाँ पे इनपुट करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले इनपुट्स टैग का। तो उसके लिए उसको कैसे यूज़ करना है आप वीडियो को देखते रहो ना। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे कि नेम अपना डाले, तो नेम के लिए मैं यहाँ पे इनपुट्स यूज़ करूँगा। तो उसके लिए ऐसे नहीं यूज़ करना है, आपको ग्रेटर देन लेस देन जो भी है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको डालना है इनपुट ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉक्स की तरह आ गया है, जैसे यूज़र यहाँ पे डाल पाएगा अपना नेम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं ना। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे टाइप यूज़ करूँगा, इनपुट टाइप। अब यहाँ पे यूज़र क्या डालेगा, नेम, तो नेम के लिए क्या होता है टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ ना। यहाँ पे इसको बोलते हैं name1, जैसे इसको बोलते हैं वेरिएबल, तो यहाँ पे मैं नेम इज इक्वल टू N1, यानी कि आप कुछ भी दे सकते हो, नेम में कुछ भी दे सकते हो। आपको पता है वेरिएबल मतलब कुछ भी, मतलब वेरिएबल होता है कि हमारे वैल्यू को सेव करने के लिए होता है ना। इसको मैं ओपन कर देता हूँ एंड इसको क्लोज भी कर देता हूँ ना। अब यही बात आ जाती है कि लास्ट नेम में क्या होगा, तो लास्ट नेम के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट नेम में भी तो टेक्स्ट ही रहने वाला है ना। तो यहाँ भी मैं टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो भी यहाँ पे ये थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सटा हुआ लाइन लग रहा है, तो मैं काम करता हूँ ऊपर में एक और BR टैग यूज़ कर देता हूँ। ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इसको एक और BR टैग यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ना। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने एक और BR टैग यूज़ किया वो कैसे नीचे आ गया ना। अब ये थोड़ा देखने में भी मुझे अच्छा लग रहा है ना। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे हम एज के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो हैकर्स, यहाँ पे एज के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे, बट एज में होता क्या है, सिर्फ नंबर होता है। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप एंड यहाँ पे हम नंबर का यूज़ कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे नेम की जगह मैं N1 कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब कि हर चीज़ के लिए अलग अलग वेरिएबल्स आपको देने हैं। तो वेरिएबल देने के लिए हम नेम का ही यूज़ करते हैं। तो नेम मैं यहाँ पे A1 यानी कि एज1 डाल देता हूँ ना। इधर भी मैं BR टैग फटाफट से यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, तो मैं फटाफट से BR टैग भी यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए भी आ जाता है, तो आपको पता है फ़ोन नंबर के लिए हम नंबर टाइप का ही यूज़ करेंगे। तो सेम कॉपी पेस्ट मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको फटाफट से कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। अब DOB की बात आती है, तो DOB के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको पता है कि हम डेट अपना कैलेंडर से सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए भी मैं सीधा से यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, इनपुट एंड टाइप में मैं सीधा यूज़ कर लूँगा डेट का,
यानी जैसे मैं डेट डालूंगा, अब देखो यहाँ पे कैसे चेंजेस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में कैसा इसका कैलेंडर की तरह बन के आ चुका है। और यहाँ पे मैं नेम में दे देता हूँ D1। ना इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आउटपुट है हमारा किस तरीके से आ रहा है, कैलेंडर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा ये कुछ किस तरीके से काम करता है, तो आप कुछ नहीं बस वीडियो के एंड तक देखते रहो। ना अब मैं चाहता हूँ एड्रेस के लिए भी है, तो एड्रेस के लिए क्या यूज़ करना है, सिंपल सी बात, हम एड्रेस के लिए टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एड्रेस में तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा टेक्स्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो एक एड्रेस करके भी होता है, बट यहाँ पे एड्रेस और टेक्स्ट एक ही मतलब है, उसमें ज़्यादा चेंजेस वगैरह होंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ये जो एड्रेस लिख दिया इसको मैं फटाफट से टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, इसमें कोई, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो ना। यहाँ पे मैं नेम N3 दे देता हूँ, क्योंकि मैंने N2 तक ऊपर दे दिया था। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ना BR टैग एक और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे बात आती है ईमेल की। तो ईमेल लेने के लिए हम इनपुट्स एंड इसके टाइप में हम यूज़ करेंगे ईमेल ही, यानी कि हम जैसे टाइप ईमेल यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा ना। इसके नेम में मैं E1 डाल देता हूँ। ओवरऑल नेम आपको सब में डालना है, ताकि आप एक वेरिएबल की तरह इसको सेव कर पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनपुट टाइप ईमेल के लिए भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे नेम में मैं डाल देता हूँ ऑल सोल्यूशन। मैं नेम में सिर्फ ऑल डालता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे में लास्ट नेम में पेस्ट कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे एज में अगर मैं कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इससे आप ऊपर नीचे करोगे तो आपका एज नंबर में जाएगा। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से यहाँ पे कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ तो वो नहीं जा रहा है यहाँ पे, यानी कि टाइप ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एज के लिए मैंने नंबर यूज़ किया है। अब यहाँ पे नंबर यूज़ का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप मीन एंड मैक्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मीन, मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूज़र 18 से कम हो, 18 से वैल्यू वो डाल ही ना पाए यहाँ पे। तो जैसे देखो मैं जैसे यहाँ पे ये ऊपर वाला यूज़ करता हूँ 1 2 3 ये सब दबा रहा नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ मिनिमम एज यहाँ पे 18 ही प्रिंट हो रहा है, यानी कि इससे कम कोई नहीं कर सकता। अब मैं मैक्स का भी यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई 25 से ज़्यादा हो तो वो यहाँ पे अपना एज एंटर ना कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25। यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है वो भी थोड़ा सा छोटा हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब जैसे मैं ऊपर वाला यूज़ करता हूँ एरो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 18। अब ये 25 से ऊपर देखो जाएगा ही नहीं। यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये 25 के ऊपर नहीं जा रहा है, और यहाँ पे नीचे 18 के नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि मिन एंड मैक्स का यूज़ कर सकते हो आप इजीली, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे लास्ट नेम, अब यहाँ से आप देख सकते हो यूज़र सारे डिटेल्स अपने यहाँ पे डाल सकता है, यहाँ पे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एज, फ़ोन नंबर। अब देखो एज के लिए और फ़ोन नंबर के लिए मैंने यहाँ पे नंबर टाइप यूज़ किया था। उसका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप मोबाइल में जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करोगे, आपका वो जो नंबर वाला कीबोर्ड होता है ना, जो सिर्फ नंबर दिखता है, वो वाला यहाँ पे शो होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे नंबर टाइप यूज़ किए हैं। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो DOB के लिए मैंने डेट यूज़ किया है, यानी कि कोई भी जैसे इस कैलेंडर पे छोटा सा कैलेंडर आ रहा है, इस पे जैसे क्लिक करेगा यहाँ पे उसका कैलेंडर ओपन हो जाएगा, वो डायरेक्टली इस कैलेंडर पे जाके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकता है ईजिली। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं नॉर्मली कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हो, यानी कि नॉर्मली आप इंडिया में डाल देता हूँ। नाउ स्पेलिंग छोड़ो इसको। अब यहाँ पे देखो, अब ईमेल के लिए मैंने ईमेल टाइप यूज़ करना सिखाया था। अब इसका कैसे यूज़ होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, बहुत ही मस्त लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ भी डाल दिया ईमेल में। अब यहाँ पे पहली बात तो मैंने सबमिट बटन नहीं बनाया, और यहाँ पे सबमिट बटन नहीं बनाया तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो अभी मैं नीचे सबमिट बटन एंड रीसेट बटन भी बनाना आपको सिखाऊंगा, जो कि बहुत ईजी है। तो अब यहाँ पे इसके नीचे ही मैं ईमेल के नीचे ही बनाऊंगा। अब यहाँ पे पहले दो और चीज़ होती है। चलो अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं क्लास भी डाल दूँ, और क्लास में मैं चाहता हूँ सिर्फ 11th एंड 12th डालूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ यूज़र क्लास में से, पास्ट क्लास में से या तो 11th सेलेक्ट कर पाए, यानी या तो 10th सेलेक्ट कर पाए या तो 12th सेलेक्ट कर पाए। तो इसके लिए भी हम एक और चीज़ का प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्लास, जैसे कि मैं पहले लिख देता हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैं क्लास डालता हूँ, और यहाँ पे मैं हाईएस्ट क्लास देख देता हूँ, मतलब कि हाईएस्ट पासिंग कितना है उसका। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं यूज़ करना है, जो भी है लेस देन ग्रेटर देन क्या है ये तो मुझे अच्छे से नहीं समझ में आता ना। यहाँ पे मैं इनपुट एंड टाइप, अब टाइप में मैं चाहता हूँ कोई एक ही सेलेक्ट कर पाया, तो उसके लिए मैं रेडियो का यूज़ करूँगा, रेडियो बटन इसको बोलते हैं। और नेम की जगह मैं R1 दे देता हूँ ना। अब इसकी हमको वैल्यू देनी पड़ती है। अब वैल्यू में आप जो देना चाहते हो, यानी कि जो यहाँ पे नाम लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आपका होगा। तो वैल्यू में मैं जैसे चाहता हूँ कि SSC मतलब 10th होता है, तो मैं यहाँ पे 10th डाल देता हूँ ना। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू मैंने डाली है, लेकिन यहाँ पे रेडियो बटन के बगल में मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है।
तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ एक और रेडियो बटन बना दूँ जो कि 12th के लिए होगा। तो उसके लिए भी मैं सेम कॉपी यहाँ से करता हूँ, और कॉपी करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं सीधा नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। सेम आप देख सकते हो ये वैल्यू एसएससी के लिए हो गया है, ये एचएससी के लिए हो गया, दोनों के लिए हो गया यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू तो हो गया लेकिन चेंजेस नहीं हुए हैं, यानी कि रेडियो बटन तो मेरे दोनों आ गए हैं, बट यहाँ पे कुछ मतलब कि वैल्यूज़ नहीं दिख रही हैं कि ये 10th है ये 12th है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो रेडियो बटन है एसएससी एंड एचएससी के लिए, दोनों के लिए मैं जहाँ पे मेरी वैल्यू ये वाला ख़त्म हुआ है वहाँ पे मैं साइड में बाहर उसको यूज़ कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एसएससी डाल दिया, आप देख सकते हो फर्स्ट रेडियो बटन के सामने एसएससी आ गया, दूसरे के सामने मैं एचएससी यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों आ गए। अब जैसे यूज़र एसएससी सेलेक्ट करेगा एचएससी वाला हट जाएगा, यानी कि यूज़र यहाँ से कोई एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकता है ना। यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ कर लेता हूँ 2 बार मैं फटाफट से। अब यहाँ पे बात आती है, मैं चाहता हूँ यूज़र मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर पाए, तो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू यूज़र से लेना चाहता हूँ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यूज़र यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाए, यानी कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 मल्टीपल सेलेक्ट कर पाए, यानी ईजिली। जैसे यानी रेडियो बटन में मैंने एक वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए बताया, अब अगर मैं मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कराना चाहता हूँ यूज़र से, तो वहाँ पे इनपुट टाइप और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे चेकबॉक्स का। तो चेकबॉक्स इसलिए होता है ताकि हम मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट कर पाएँ। नाउ इसका नेम मैं दे देता हूँ C1 एंड वैल्यू में मैं दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे सब्जेक्ट में मैथ्स इंग्लिश में 2-3 सब्जेक्ट डाल देता हूँ ना। यहाँ पे मैं मैथ्स डाल देता हूँ। अब इसके बाहर मैं चाहता हूँ मैथ्स में लिख दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चेकबॉक्स के बगल में मुझे मैथ्स देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और मैं चेकबॉक्स बना लेता हूँ, इसके नीचे मैं नीचे नहीं, मैं साइड में ही इसके बना लेता हूँ ताकि मुझे एकदम अच्छे से विजुअल हो ना। यहाँ पे मैं बी आर टैग करने यूज़ करते हुए मैं फटाफट से आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इनपुट टाइप चेकबॉक्स नेम C2 और इसके वैल्यू में मैं डाल देता हूँ इंग्लिश ना। यहाँ पे अब इसको मैं क्लोज करके उसके बाहर भी इंग्लिश लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे रेडियो बटन में मैं कोई एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट अगर मैं चेकबॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यूज़, यानी कि देख सकते हो आप मैथ्स एंड इंग्लिश में दोनों सब्जेक्ट इजीली यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ओवरऑल यूज़र, अगर आपको ये चाहिए कि आप यूज़र से कोई एक ही वैल्यू सेलेक्ट कराओ तो उसके लिए आपको रेडियो बटन का यूज़ करना है, और अगर आप चाहते हो कि यूज़र मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर पाए तो उसके लिए आपको चेकबॉक्स का यूज़ करना है। तो नाउ अब यहाँ पे आ जाती है, अब यहाँ पे हमारा फॉर्म मान लो क्रिएट हो गया यानी कि अच्छे से। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि अब हमको रेडियो बटन यानी कि ये यूज़र सबमिट कैसे करेगा, हमारे पास इस फॉर्म को भेजेगा कैसे। तो उसके लिए हमको सबमिट बटन बनाना है। तो यहाँ पे मैं बी आर टैग का यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं सबमिट टैग, तो इनपुट टाइप एंड यहाँ पे आपको यूज़ करना है सबमिट। सिंपल सी बात है, इनपुट टाइप में आप सबमिट यूज़ कर लो, सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसका नेम वगैरह कुछ होता नहीं है, सीधा आपको वैल्यू डालना है। वैल्यू में जैसे मैं सबमिट लिखूँगा ये वहाँ पे बटन में भी प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक सबमिट बटन यहाँ पे बन चुका है। नाउ अभी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं काम करेगा। नाउ यहाँ पे एंटर करके मैं एक और बटन बना लेता हूँ, रीसेट का बटन। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको करता हूँ इनपुट टाइप एंड इनपुट टाइप, इसके अंदर आपको यूज़ करना है रीसेट बटन। यानी कि जैसे पिछली बार मैंने सबमिट के लिए सबमिट यूज़ किया था, यहाँ पे इसके लिए रीसेट यूज़ करना है, सिंपल सी बात। एंड वैल्यू में आपको रीसेट डाल देना है। आप वैल्यू में जो भी लिखोगे वो वहाँ बटन पे रिप्रेजेंट होगा। जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बटन बन चुके हैं, यहाँ पे सबमिट वाला भी और रीसेट वाला भी। नाउ अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो नेम में कुछ भी डाल सकता हूँ, एज में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, फ़ोन नंबर में फटाफट से कुछ भी डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बताया फ़ोन नंबर में एक पैटर्न्स भी होते हैं जो आपको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी में फटाफट से डाल देता हूँ। नाउ ईमेल आईडी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैं सब कुछ फटाफट से सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ अब यहाँ पे देखो, अब मैं जैसे रीसेट बटन पे क्लिक करूँगा ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे ये बटन शायद कुछ काम नहीं कर रहा है, तो क्या यहाँ पे शायद जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा क्या? लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा सबमिट बटन भी नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कोड में कुछ गलती किए हैं क्या, एक बार देख लेते हैं। तो हाँ यूजर्स, यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया है कि हम यहाँ पे ये बना क्या रहे हैं, एक्चुअली ये है हमारा फॉर्म, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्म टैग का तो यूज़ किया ही नहीं है, यानी कि जैसे कि मैंने जितना कोडिंग किया वो हमको फॉर्म टैग के अंदर कोडिंग करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में फॉर्म टैग ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि मैं बॉडी के अंदर फॉर्म टैग ओपन एंड इसको
क्लोज करने के लिए मैं नीचे एकदम चले जाता हूँ, तो बॉडी के जस्ट ऊपर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ईजिली। नाउ अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़ करूँगा ना तो वो काम करेगा। जैसे कि मैं फटाफट से एक देख सकते हो यहाँ पे आप रीसेट बटन भी ईजिली काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे फॉर्म्स आप देख सकते हो, ये फॉर्म, ये सबसे पहले अगर आपको ऐसा फॉर्म क्रिएट करना है सबमिट एंड रीसेट वाला, तो उसके लिए आपको फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ना यहाँ पे मैं एक बार फॉर्म फिल कर लेता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ ना। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ईमेल के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं रीसेट करूँगा वो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर हो गया ईजिली, नो टेंशन। ना अब मैं आपको दिखाता हूँ सबमिट बटन के लिए। तो उसके लिए मैं वापस से एक बार इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको ईमेल के लिए बताया था कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ईमेल के लिए देखो, ये बहुत ही मस्त, मुझे तो अच्छा लगता है ना। यहाँ पे मैं डेट डॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एड्रेस वगैरह सब डाल देता हूँ ना। यहाँ पे मैं ईमेल अभी कुछ भी डाल रहा हूँ, यानी कि मैं जैसे @ एक फॉर्मल में होता है वैसे नहीं डालते हुए मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे SSC, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र क्या आ रहा है। एक मिनट, जैसे सबमिट पे करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज़ इंक्लूड @ नाउ। तो इसलिए हमने वहाँ पे ईमेल टाइप का यूज़ किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं @gmail.com यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं जैसे सबमिट करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब बहुत लोग बोलेंगे सबमिट हुआ तो हमको पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ ना। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नॉर्मली मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करने वाला है। तो आप सब कुछ भूल जाओ, सबमिट, रीसेट, फॉर्म बनाना, क्रिएट करना, ये सब कुछ भूल जाओ। बात यहाँ पे आ जाती है कोड की, ठीक है ना। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमको फॉर्म टैग का सबसे पहले यूज़ करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो फॉर्म टैग का यूज़ तो करते हैं, लेकिन फॉर्म टैग में एक मेथड भी यूज़ किया जाता है। यानी कि फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है मेथड नाम का ना। उस मेथड में हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि उस फॉर्म टैग में हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। नाउ गेट मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे कि मैं एक्शन करके आप यूज़ कर सकते हैं। एक्शन मतलब कि आप जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे कौन से फॉर्म पे जाएगा, यानी कि कौन से आप मतलब कि कौन से पेज पे उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो। बट यहाँ पे हम एक्शन का यूज़ न करते हुए हम यहाँ पे मेथड का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्शन लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ पे मेथड लिखना है ना। यहाँ पे अब जैसे मेथड में आप अगर गेट डालते हो, यानी कि मेथड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर आप गेट लिखते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, गेट मेथड का अगर आप यूज़ करते हो तो आप जैसे ही आपका यूज़र यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता है, जैसे वो सबमिट करता है तो जो भी आपका डेटा है ना, जो भी यूज़र्स डाला रहता है, यानी कि जो भी इनपुट्स डाले रहेंगे यूज़र्स, वो URL के थ्रू जाएंगे। यानी कि जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक फॉर्म फिल किया है। अब यहाँ पे इसको मैंने सबमिट कर दिया है ना। यहाँ पे मैंने एक सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया ना। फॉर्म एक्शन में एक बार इसको गेट वाला यूज़ करता हूँ, फटाफट से एक फॉर्म में फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ना। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र मैंने जो भी नाम वगैरह डाला था, ऑल सॉल्यूशंस वगैरह, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे URL के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि A1 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो A1 पहले तो हमारा N1 है, N1 नेम था। मैंने आपको बताया था कि हमको वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। अब वेरिएबल्स के लिए मैंने आपको बताया था, देख सकते हो यहाँ पे N1 के अंदर ऑल आ रहा है। और मैंने लास्ट नेम में यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन यूज़ किया था, यानी कि N2 इज इक्वल टू सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको पता है मैंने कि जो भी एज के लिए मैंने N1 यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे आपको URL में मिल जाएगा, जो भी यूज़र ने यहाँ पे फिल किया होगा फॉर्म में। तो ओवरऑल हम गेट मेथड का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी वैल्यूज़ रहें वो हम URL के थ्रू मंगा सकें। अब अगर आप अपने फॉर्म में गेट मेथड का यूज़ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी हैक हो सकता है ना। आजकल तो सारे फॉर्म में जो भी है वो पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं ना। अब पोस्ट मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। तो पोस्ट मेथड एक्चुअली ऐसे होता है कि अगर आप पोस्ट मेथड का यूज़ करते हो और अगर आपका यूज़र पोस्ट मेथड का फॉर्म पे अगर सबमिट करता है, तो वो जो भी वैल्यू रहेंगी उसका डायरेक्टली सर्वर पे जाता है, यानी कि URL में कुछ भी शो नहीं करेगा, वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। यानी कि उसको हैक करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी कि उसने क्या वैल्यूज़ वगैरह ये सब डाला है। नाउ URL भी हमारे लिए बहुत ही, आपको पता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और URL से बहुत ज़्यादा जानकारी भी आपको मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। सो हैकर्स, आज की इस वीडियो में मैं यही बताना था मुझे कि आप फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो और यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हो। सो हैकर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय श्री राम हैकर्स लेके आ गए एक और नई वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप HTML के जरिए ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हो। सो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो हैकर्स यहाँ से मैं फटाफट से विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फटाफट से एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट फाइल का नाम मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनपुट्स वाला मैंने एक पेज बताया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सारा मैंने बता दिया था ना। किसी किसी फॉर्म में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने के लिए स्टेट सेलेक्ट करने के लिए होता है। मैं फटाफट से सबसे पहले एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट फाइल का नाम मैं दे देता हूँ drop.html। ना यहाँ पे drop.html दे देता हूँ। यहाँ पे फटाफट से डिफ़ॉल्ट कोड एंड टाइटल वगैरह मैं फटाफट चेंज कर लेता हूँ। ना आपने बहुत सारे फॉर्म्स में, जैसे हैकर्स अपने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा कि यहाँ पे आप अपने कंट्री को सेलेक्ट करो या फिर स्टेट को सेलेक्ट करो, ये सब ऑप्शन। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करते थे वहाँ पे सारे कंट्रीज़ के नाम आ जाते थे या सारे स्टेट्स के नाम आ जाते थे। तो आप वो वाला चीज़ यहाँ पे कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे मैं फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ सेम टू सेम। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टेट। तो मैं यहाँ पे यूज़र से स्टेट लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेट यूज़ करता हूँ। नाउ अब वो ड्रॉप डाउन वाला कैसे आएगा? तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेशल टैग का यूज़ करने वाला हूँ, सेलेक्ट टैग। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट डालता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ड्रॉप डाउन जैसे यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया है। अब देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी मुझे ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अब वो ऑप्शन मैं सेलेक्ट टैग के अंदर डालूंगा और वो ऑप्शन डालने के लिए मैं ऑप्शन टैग का यूज़ करूँगा। मीन्स जैसे मैं ऑप्शन टैग ओपन एंड क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जैसे फटाफट से यहाँ पे 2-3 ऑप्शन टैग क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं ऑप्शन के अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ यूपी। अब जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन में यूपी डाला, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यूपी सेलेक्टेड है। अब इसके नीचे देखो आप 3 बॉक्सेस क्रिएट हो गए क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन यूज़ किए हैं। अब ये नीचे के दोनों तो क्लियर है क्योंकि मैंने कुछ डाला नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन में मैं MP डाल देता हूँ एंड थर्ड ऑप्शन में मैं MH यानी महाराष्ट्र डाल देता हूँ। नाउ यहाँ पे हैकर्स आप देख सकते हो जैसे इस पर कोई क्लिक करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों स्टेट उसको देखने के लिए मिल जाएंगे ना। वो कोई भी सेलेक्ट कर सकता है एंड सबमिट कर सकता है। सो हैकर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम हैकर्स लेके आ गए एक और नई वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेज को एज अ लिंक कैसे यूज़ कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ना हैकर्स यहाँ पे मैं फटाफट से अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं imglink.html दे देता हूँ ना। इसका डिफ़ॉल्ट कोड वगैरह सब मैं लिख लेता हूँ और टाइटल में इमेज लिंक डाल देता हूँ। इसका मैं शो प्रीव्यू वगैरह कर देता हूँ ना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो को यानी कि यहाँ पे कौन सा इमेज यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी 3.png यूज़ किया हुआ है। अब मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि आप इमेज कैसे ऐड कर सकते हो। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप फटाफट से आई बटन पे क्लिक करके देख लो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये वाला नहीं समझ में आएगा। सो यहाँ पे मैं फटाफट से एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो वो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे img टैग का यूज़ करूँगा ना। यहाँ पे img एंड देन src, और src के अंदर आपको पता है कि आपको इमेज का नाम देना है। तो यहाँ पे 3.png मैं दे देता हूँ ना। यहाँ पे मैं अल्ट टैग भी यूज़ कर लेता हूँ, अल्टरनेटिव टैग। और यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पे हाइट एंड विड्थ का भी यूज़ कर लेता हूँ ना। मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 300 एंड इसका जो विड्थ होता है मैं उसको दे देता हूँ 350 ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा इमेज जो है वो अच्छे से यहाँ पे फिट हो चुका है ना। अब मैं इस इमेज को एज ए लिंक यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए हम चलने वाले हैं ना। मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले ये जो मैंने इमेज ऐड किया है उसको मैं कट करके रख लेता हूँ यानी कि कॉपी करके रख लेता हूँ। तो फटाफट से इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये सब हटा देता हूँ ना। मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि आप HTML पेज में लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये वीडियो भी देखना पड़ेगा। तो आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, आप फटाफट से जाके देख लो ना। यहाँ पे लिंक ऐड करने के लिए मैं AHEHREF एंड इसके लिए इसकी जगह पे यानी कि यहाँ पे आपको लिंक डालना पड़ता था। तो मैं लिंक की जगह पे यहाँ पे मैं जो मेरा HTML पेज होता है मैं वही डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं heading.html डाल देता हूँ। नहीं, मैं इसको कट करता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो बताया था मैं वो वाला यहाँ पे डाल देता हूँ ना। यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको inputs.html के बारे में बताया था। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं इसको फटाफट से क्लोज कर देता हूँ
ना हैकर्स, यहाँ पे आपको पता है कि ये लिंक तभी जनरेट होता है जब आप इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये एज ए लिंक क्रिएट हो रहा है। बट हम क्या करने वाले, इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे नहीं, इसके अंदर हम अपना जो इमेज कॉपी किए थे हम वो पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको पेस्ट कर देता हूँ। नाउ हैकर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा इमेज है वो एज अ लिंक जनरेट हो चुका है। नाउ अब मैं इस लिंक पे अगर क्लिक करता हूँ, यानी कि अगर इस इमेज पे कहीं भी क्लिक करता हूँ इमेज पे, तो वो मुझे inputs.html वाले पेज पे लेके जाएगा। और अगर इसके बाहर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छे से काम कर रहा है। और अगर इसके बाहर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। सो हैकर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम हैकर्स। तो आज हम स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोलेंगे, सबसे पहले अपना इंट्रो चलाओ। चलाओ भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हैकर्स, यहाँ पे हमारा जो HTML का कोर्स होता है वो कंप्लीट होता है। एक्चुअली बहुत लोग बोलते होंगे कि इतना क्यों, मतलब इतना कम क्यों बताया ये सब। तो यहाँ पे कम वाली बात नहीं है, मुझे जो बताना चाहिए था, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सब मैंने आपको वीडियोस में बता ही दिया है। आपने प्लेलिस्ट में जाके नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में सारे वीडियोस, मतलब कि आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा मैंने प्रैक्टिकल यहीं पे आपको कराया था। लिंक, लिस्ट, पैराग्राफ, डॉट एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पे आपको करके दिखाया हूँ। नाउ अब हम यहाँ पे जो भी किए हैं, अब बहुत चीज़ ऐसे भी होंगे जो कि छूट गए होंगे या हम भूल गए हैं। नाउ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लगभग 7-8 मतलब जो भी 5-6 वीडियोस होंगे वहाँ पे हम प्रैक्टिकल वीडियोस करेंगे। यानी कि मैं कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको करके दिखाऊंगा जो कि आपको, अगर मैंने पिछली वीडियोस में कुछ भी जैसे नहीं यूज़ किया, जैसे बटन एंड कुछ भी ऐसा होता है जो मैं यूज़ नहीं किया हूँ, तो आपको प्रैक्टिकल्स में कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिकल में मैं फुल्ली HTML का यूज़ करूँगा, मीन्स नो CSS नो जावास्क्रिप्ट, 0% CSS में यूज़ करने वाला हूँ। तो फुल्ली HTML यूज़ करके मैं कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करूँगा जो कि आप देखोगे। और आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा और आगे की वीडियो में मैं आपको ये सब भी बताऊँगा कि आप कुछ ऐसे वेबसाइट्स जहाँ से आप HTML ये सब के कोर्सेज कर सकते हो, वो भी फ्री में। एंड मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ भी बताऊँगा जैसे कि किसी भी वेबसाइट का आप URL कैसे निकाल सकते हो। मीन्स अगर URL नहीं, आप उसका कोड कैसे निकाल सकते हो, सोर्स कोड। मीन्स जैसे उसमें HTML यूज़ किया गया है, CSS यूज़ किया गया है, आप वो चीज़ कैसे निकाल सकते हो क्रोम के जरिए, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आगे चल के मैं आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स भी बताऊंगा जिससे कि आप कोडिंग के लिए एकदम अच्छे से उसका यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए मैं आपको सबसे एक मेन ChatGPT का यूज़ करना बताऊंगा। और मैं आगे आपको एक प्रोफेशनल, एक अच्छे से, मतलब नॉर्मली वेबसाइट बना के भी दिखाऊंगा CSS और HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। अभी तक देखो मैंने चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला था, बस अभी बोल रहा हूँ, तो कर लो, क्योंकि आगे तो अच्छी वीडियोस आपको मिलने ही वाली है। नाउ अब बात आ जाती है यहाँ पे इस टॉपिक पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। अब फॉर्म में जैसे इस वीडियो में क्रिएट किया था वैसे फॉर्म नहीं क्रिएट करूँगा, एकदम अलग लेवल का फॉर्म क्रिएट करूँगा और फुल्ली सिर्फ HTML का यूज़ करूँगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। अब यहाँ पे मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा तो उसके लिए मैं एक अपना नया फाइल नेम बना देता हूँ और जिसका नाम मैं दे देता हूँ folder1 project1। नाउ अब इसके अंदर मैं अपना एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ। अब टेक्स्ट फाइल यहाँ पे आपको याद रखना है index.html रखना है। अब index.html मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं और तो जो भी हमारा मेन पेज होता है यानी कि होम पेज, उसको हम index.html के जरिए यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक HTML index.html का एक पेज यहाँ पे बना देता हूँ टेक्स्ट फाइल। ना यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कोड लिख के मैं टाइटल में project1 डाल देता हूँ, शो प्रीव्यू कर लेता हूँ। नाउ हैकर्स, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं प्रोजेक्ट कैसा बनाने वाला, ये फॉर्म में कैसा बनाने वाला हूँ। ये हमारा जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ सबसे पहले होम पेज पे आए कोई,
एंड वहाँ पे मैं बनाऊंगा एडमिशन फॉर्म। तो मैं चाहता हूँ 11th और 12th के एडमिशन के लिए 2 लिंक आए। मीन्स 11th के एडमिशन के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करो एंड 12th के एडमिशन के लिए आप इस लिंक पे क्रिएट करो। तो उसके लिए मैं जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एंड आप 11th पे क्लिक करने के लिए 11th के एडमिशन पे क्लिक करो तो आप कौन से फॉर्म पे जाओ, कौन से पेज पे जाओ, एंड आप अगर 12th वाले पे क्लिक कर रहे हो तो कौन से फॉर्म पे जाओ, इसका भी यूज़ करना मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आ जाता हूँ बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आपको पता है फॉर्म बनाने के लिए आपको फॉर्म टैग का यूज़ करना है। वो इसलिए क्योंकि अगर फॉर्म टैग का यूज़ करते हो तो आपका रीसेट बटन एंड सबमिट बटन अच्छे से काम करता है ना। सबसे पहले मैं बॉडी के ऊपर एक दे देता हूँ H2 हेडिंग टैग, मतलब दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि कुछ तो शो हो पहले। तो यहाँ पे उसके लिए मैं लिख देता हूँ H2 के अंदर मैं डाल देता हूँ कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पे H2 में लिख देता हूँ। और ये थोड़ा सा मैं इसको सेंटर पे रखता हूँ, तो सेंटर टैग का मैं यहाँ पे ओपन एंड क्लोज इसको कट करके मैं H2 के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए ना। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो H2 है वो सेंटर में है ना। अब यहाँ पे मैं मेथड जो होगा, मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि फॉर्म मेथड एंड गेट पोस्ट का यूज़ करते हैं मेथड में ना। यहाँ पे मैं पोस्ट मेथड का यूज़ करूँगा ताकि हमारा जो भी URL के जरिए ना जाए जो भी वैल्यूज़ हो ना। फॉर्म मेथड यूज़ कर लिया, फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ जो भी मुझे चाहिए यहाँ पे इसके अंदर। तो उसके लिए मैं सबसे पहले काम करता हूँ जो भी चीज़ होता है, यानी कि अभी मैं एक और टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ 11.html। मीन्स 11th का अगर एडमिशन लेना हो तो ये पेज पे आएगा। आपको पता है आप जितना पेज बनाओगे उतना ये आप, मैं यहाँ पे फटाफट से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करने के बाद ना। आपको पता है आप जितना मतलब चाहते हो पेजेस बनाना चाहते हो आपको पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे 12th.html ना। आपको इस तरीके से हर तरीके का फाइल बनाना पड़ेगा अगर आप इधर से उधर, मतलब कि ना यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज लिंक वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया था ना। मैं 12th.html में भी सेम कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा जो होम पेज की तरह ही लगे। बाकी उसके अंदर जो चेंजेस करेंगे हम उस फाइल के अंदर जाके करेंगे ना। सबसे पहले मैं एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ और वो लिंक मैं क्रिएट करने वाला हूँ index.html वाले पेज में ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था लिंक जनरेट करना। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक फॉर 11th रजिस्ट्रेशन, मीन्स 11th के एडमिशन के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11th एडमिशन के लिए मैंने लिंक क्रिएट कर दिया नाउ। इसके नीचे अब मैं आपको बताया था कि 12th यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करके आप इसको थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हो। मीन्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जैसे TH लिखता हूँ वो 11th पे हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना इजीली 11th पे हो गया है नाउ। इसी तरह मैं इस एक और बना लेता हूँ ताकि 12th के एडमिशन के लिए भी हमारा एक लिंक तो चाहिए ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिंक थोड़ा सा साइड में दिख रहा है, तो मैं इसको नीचे लाने के लिए, आपको पता है इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ टैग का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट जाके देख लो ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप ये सब वीडियो जाके देख लो, मीन्स प्लेलिस्ट आप एक बार देख लो ना। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा लिंक जो है वो जनरेट हो चुका है, क्लिक फॉर 11th एडमिशन एंड क्लिक फॉर 12th एडमिशन नाउ। ये होगा हमारा होम पेज। मैं एक सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर नहीं करने वाला हूँ नाउ। H2 को मैं एक बार चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं, सही है जो भी है, ठीक है। यहाँ पे काम करता हूँ मैं, जो मतलब कि 11.html में उसका जो है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2 के अंदर मैं लिख देता हूँ 11th एडमिशन फॉर्म ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना सही लग रहा है 11th एडमिशन के लिए, ठीक है नाउ। 12th के लिए भी मैं सेम करता हूँ, H2 के अंदर जाता हूँ, जो कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है इसको हटा के मैं लिख देता हूँ 12th एडमिशन फॉर्म नाउ। 12th एडमिशन फॉर्म यहाँ भी लिख के आ गया, तो हमारा 11th का और 12th का दोनों पेज रेडी हो गया नाउ। अब अगर index.html पे है तो अगर कोई क्लिक 11th पे क्लिक करता है, मीन्स क्लिक फॉर 11th एडमिशन नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 11th वाले पे वेबसाइट पे जा रहा है, 12th पे क्लिक करेगा तो वो ये वाले पेज पे आ जाएगा। इस तरीके से आप वेब पेज का, मीन्स वेब पेज का यूज़ करके और लिंक्स के जरिए इधर उधर कर सकते हो नाउ। अब हम आ जाते हैं 11.html में। अब इसके अंदर मुझे चाहिए कि स्टूडेंट जो भी हो यहाँ पे अपना फॉर्म एंड डिटेल्स फिल करे ना। इस वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था सब, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये देखो नाउ। मैं चाहता हूँ मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स का नेम ले पाऊँ एंड फर्स्ट नेम, मैं इसको देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है फर्स्ट नेम। एंड यहाँ पे आपको पता है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम मैं दे देता हूँ F1 एंड BR यूज़ करके मैं लास्ट नेम भी डाल देता हूँ। लास्ट नेम के लिए भी मैं सेम, आपको पता है इनपुट टाइप टेक्स्ट में तो मैं कॉपी पेस्ट
नाउ लास्ट नेम के लिए मैं नेम पे यहाँ पे L1 यूज़ कर लेता हूँ। नाउ BR एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट भी दे पाए यहाँ पे, तो उसके लिए आपको पता है नंबर टाइप का यूज़ करना है। तो देन इनपुट टाइप एंड यहाँ पे नंबर यूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे नेम की जगह C1। तो ना यहाँ पे मैं चाहता हूँ ईमेल भी स्टूडेंट अपना यहाँ पे फिल करे, तो मैं ईमेल एंड देन इनपुट टाइप ईमेल एंड नेम में मैं डाल देता हूँ E1 ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ना मैं चाहता हूँ डेट ऑफ बर्थ भी दे, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हो वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे DOB यूज़ कर लेता हूँ। ना DOB एंड इनपुट टाइप के अंदर आपको पता है डेट देना है, नेम एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ D1। ना BR मैं यूज़ कर लेता हूँ। ना अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट को क्या सब्जेक्ट लेना है, मीन्स नॉर्मली मैं सब्जेक्ट डाल दे रहा हूँ, आपको पता है 11th एंड 12th में क्या होता है, नॉर्मली ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना इनपुट टाइप जो भी है बटन, यहाँ पे बटन, एक्चुअली मैं यहाँ पे बटन यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे मैं वैल्यू में डाल देता हूँ रीसेट बटन एंड देन यहाँ पे मैं एक बटन हमारा क्रिएट हो गया। नाउ मैं यहाँ पे चाहता हूँ स्टूडेंट हमारा सेलेक्ट करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट में वो एडमिशन लेना चाहता है, तो मैं यहाँ पे अच्छे से यूज़ नहीं करने वाला, नॉर्मली यूज़ करूँगा। ना यहाँ पे मैं सब्जेक्ट और मैं चाहता हूँ कोई एक ही सब्जेक्ट में एडमिशन ले पाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट टाइप एंड रेडियो बटन का यूज़ करूँगा। मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया भी था। नाउ यहाँ पे मैं इनपुट टाइप रेडियो एंड नेम में हम यहाँ पे R1 यूज़ करेंगे। नाउ इसका जो भी वैल्यू होगा, वैल्यू में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मैथ्स एंड देन इनपुट टाइप रेडियो नेम R1। अब यहाँ पे हम दोनों में R1 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमको रेडियो में तो कोई एक ही वैल्यू चाहिए। नाउ यहाँ पे आपको वैल्यू भी देना पड़ता है, तो मैं वैल्यू में IT दे देता हूँ और ऊपर भी वैल्यू में मैं मैथ डाल देता हूँ, जो कि मैं भूल गया था। नाउ इसके अंदर मैं IT लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो रेडियो बटन है वो दोनों रेडी हो चुका है अच्छे से, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ हमारा जो रीसेट बटन है वो थोड़ा सा नज़दीक में आ रहा है, उसको मैं BR टैग करके फटाफट से नीचे कर लेता हूँ। ना यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अच्छे से ये काम कर रहा है। नाउ अब बात आ जाती है यहाँ पे हमारा जो है रेडियो बटन, तो ये सब क्रिएट हो गया। नाउ सबमिट बटन, क्योंकि हम सबमिट क्लिक करेंगे तभी तो हमारा फॉर्म सबमिट होगा, तो सबमिट बटन के लिए भी मैं यहाँ पे एक फटाफट से सबमिट बटन बना लेता हूँ। उसके लिए भी मैंने आपको बताया था क्या करना है, इनपुट टाइप बटन एंड वैल्यूज़ में आपको सबमिट डाल देना है। नाउ मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा हमारा देखो अच्छे से ये दिख रहा है। अब यहाँ पे अब आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये 11th का एडमिशन का फॉर्म बन चुका है। नाउ सेम टू सेम हमको तो 12th में भी चाहिए ना, कि हमको यही सब चाहिए। मैं आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ, आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो 11th में जाके 12th में जाके। नाउ इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और 12th में जाके बॉडी के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट बटन, ये आपको तो पता ही है कि इनपुट टाइप सबमिट बटन आपको यूज़ करना है। नाउ यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ बटन टैग का, जो कि आपको पता है मैंने यूज़ नहीं किया था पिछली वीडियोस में। नाउ बटन टाइप एंड बटन, बट एक्चुअली हम यहाँ पे बटन यूज़ कर रहे हैं तो टाइप क्यों डाले, तो मैं टाइप हटा देता हूँ इसको। नाउ यहाँ पे बटन, अब मैं चाहता हूँ कि ऑन क्लिक मीन्स जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए तो यहाँ पे क्या फंक्शंस होना चाहिए। नाउ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विंडो डॉट ओपन, मीन्स नेक्स्ट पेज ओपन हो और ब्रैकेट के अंदर और एक सिंगल कोटेड कामा के अंदर मैं चाहता हूँ ये फॉर्म ओपन हो। अब ये फॉर्म के लिए मैं कौन सा पेज ओपन करना चाहता हूँ उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सेम टू सेम मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 12th के लिए। नाउ यहाँ पे एक और टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ और इस टेक्स्ट फाइल का नाम मैं दे देता हूँ submit.html। और submit.html में हम फटाफट से डिफ़ॉल्ट कोड लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या डालने वाला हूँ। ना submit.html में मैं बस कुछ नहीं, बस नॉर्मली चाहता हूँ कि कोई फॉर्म सबमिट करे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसकी बॉडी में लिख देता हूँ H1 के अंदर योर फॉर्म इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। ना इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ एंड ये डाल देता हूँ सिल्वर कलर। अब यहाँ पे बात आ जाती है H1 में मैं लिख देता हूँ योर फॉर्म इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। ना ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था इसीलिए मैं इसको H3 पे कर दिया हूँ। नाउ H3 पे ये सब कर दिया अच्छे से, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई हम फॉर्म सबमिट करें तो इस वेब पेज से आना चाहिए, ठीक है ना, इस वेब पेज पे आएगा। ना यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ submit.html मीन्स विंडो डॉट ओपन। अगर कोई इस बटन पे क्लिक करे, सबमिट बटन पे क्लिक करे तो वो योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली ये वाले वेब पेज पे ट्रांसफ़र हो जाए, मीन्स उस वाले वेबसाइट पे चले जाएगा हमारे उस वाले वेब पेज पे। ना यहाँ पे आप देख सकते हो
ये बटन थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ये बटन को मैंने क्लोज़ करना भूल गया। मैं बटन को क्लोज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सबमिट, ताकि कोई सबमिट करेगा तो उसको पता तो चलना चाहिए ना। सेम मैं 12th में भी जाके फटाफट से इसको कर लेता हूँ ना। इसको मैं क्लोज़ करके यहाँ पे फटाफट से मैं सबमिट लिख देता हूँ। नाउ अब मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो सबमिट वाला मीन्स ये जो बटन है ना, वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये विजुअल स्टूडियो में वर्क नहीं करेगा। तो मैं फटाफट से ये सब सेव करके आपको क्लोज़ कर लेना है। नाउ क्लोज़ करने के बाद और एक चीज़, क्लोज़ करने के बाद मैं फटाफट से जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फ़ाइल ओपन किया। फटाफट से मैं जाता हूँ जहाँ पे मैंने सेव किया। यहाँ पे आपको पता है पिछली वीडियोस में मैं वीडियोस ऑन HTML कोर्सेज पे मैं कर रहा था। नाउ देख सकते हो प्रोजेक्ट 1, इसके अंदर आपको बताया था ये सारी फाइल्स हैं एंड index.html हमारा मेन पेज होने वाला है। नाउ इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। मैं 11th या 12th के एडमिशन के लिए मैं 12th और 11th पे क्लिक कर सकते हो। मैं 11th 12th पे क्लिक करता हूँ ना। यहाँ पे आप सब देख सकते हो फॉर्म आ चुका है। फिल करने के लिए मैं फटाफट से इसको फिल कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम ऑल, लास्ट नेम सॉल्यूशन, कॉन्टैक्ट में मैं 1 2 3 कुछ भी डाल देता हूँ। एंड देन यहाँ पे ईमेल में आपको पता है ईमेल @ करके ही यूज़ करना है, इसलिए हमने वहाँ पे टाइप में ईमेल का यूज़ किया था। नाउ यहाँ पे ईमेल और डेट ऑफ बर्थ में मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ आज का ही डेट। चलो भाई आज ही पैदा हुआ था मैं। नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट में मुझे IT पसंद है तो IT ही सेलेक्ट करते हैं। नाउ अब देखो रीसेट करूँगा, सीधी वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं हो रही। आई थिंक मैंने कुछ तो गलती किया है। एक बार सबसे पहले हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। नाउ सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो योर फॉर्म इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। मैंने आपको बताया था अगर आप सबमिट बटन विजुअल स्टूडियो में काम कराओगे तो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, उसके लिए आपको क्रोम ओपन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, रीसेट बटन यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, तो एक बार चल के देखते हैं कोड में क्या गड़बड़ हुआ है ना। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, हमारा रीसेट बटन किधर है, index.html पे तो नहीं होगा, 11.html पे ही होगा। चल के देखते हैं ना। यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेट बटन, इनपुट टाइप बटन। ओ शिट, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, इनपुट टाइप मैंने बटन यूज़ किया। बट आपको पता है इनपुट टाइप रीसेट बटन के लिए इनपुट टाइप में रीसेट यूज़ करना है, सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप में सबमिट यूज़ करना है। बट यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप में बटन यूज़ कर लिया है गलती से ना। इसको मैं फटाफट से चेंज कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं रीसेट डाल देता हूँ ना। यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेट एंड वैल्यू में रीसेट ना। अब ये हमारा अच्छे से वर्क करेगा। मैं फटाफट से इसको सेव कर लेता हूँ। आप दोनों में इसको मैं अच्छे से चेंजेस करके सेव करके यहाँ पे मैं अपना ये ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन किया, इसको मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ ना। यहाँ पे मैं फटाफट से ये फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं आपको एक बार रीसेट बटन काम कर रहा है कि नहीं वो दिखा देता हूँ ना। सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको पता ही है, रीसेट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी वैल्यू 0 हो चुके हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो योर फॉर्म इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। नाउ आज का प्रैक्टिकल नहीं, आज का प्रोजेक्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।